Assalamualaikum. I hope you're doing well. If you guys can listen to me, please comment so we can start today's lecture. ओके ग्रेट। वालेकुम सलाम। हमजा कैसे हैं आप? आयशा आप कैसी हैं? अच्छा, हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे अपने प्रोजेक्ट को, जिसमें हम लोगों ने एक ऑनलाइन शॉप जो है, बेसिकली एक्सपोर्ट शॉप का हमने डेमो प्रिपेयर करे थे, जिसमें हमने कुछ कैटेगरीज ऐड की थी, कस्टम पोस्ट टाइप की, और उस पर डिस्कस कर रहे थे कि इनका आर्काइव जो है वो हम कैसे बना सकते हैं। एंड आई टोल्ड यू कि यू हैव टू डू अ फ्यू थिंग्स। एंड कोई आप लोगों ने जाकर अगर इस पर रिसर्च की हो तो काइंडली मेरे साथ शेयर करेंगे किस तरह से आप इसका आर्काइव जो है वो जनरेट कर सकते हैं, कस्टम पोस्ट टाइप का, स्पेसिफिक टू दैट कैटेगरी। कुड एनीवन डू दैट? आपने जाकर रिसर्च की हो, क्या मिला आपको रिसर्च करके? किस तरह से आप एक आर्काइव बना सकते हैं? जी, हमजा, आयशा, कल की लेक्चर की वीडियो आप लोगों ने देखी हुई थी, तो उसमें मैंने लास्ट में बोला था कि यू हैव टू ट्राई इट ऑन योर ओन। तो क्या आपकी फाइंडिंग है इस बारे में, किस तरह से बना सकते हैं आर्काइव हम? किसी ने रिसर्च नहीं की? चलें, प्रॉब्लम को दोबारा डिस्कस करते हैं। ये बेसिकली हमारी वेबसाइट थी, और इसमें हम लोगों ने कस्टम जो है कैटेगरीज ऐड की थी फॉर कस्टम पोस्ट टाइप, जो कि हम लोगों ने कस्टम पोस्ट टाइप यूआई के प्लगइन के थ्रू जनरेट की कैटेगरी कस्टम पोस्ट टाइप, और उसके अंदर फिर हमने मजीद कुछ कैटेगरीज ऐड की थी, एंड वी वांटेड टू क्रिएट एन आर्काइव ऑफ दोज कस्टम पोस्ट टाइप्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट की जो कैटेगरी है, वो प्रोडक्ट बेसिकली जो कस्टम पोस्ट टाइप है हमने बनाई इस प्लगइन से, सीपीटी यूआई से। और उसके बाद हमने तीन प्रोडक्ट्स एंटर की, और फिर कुछ कैटेगरीज एंटर की, जिनके अंदर आप इन प्रोडक्ट्स की कैटेगरी को चूज कर सकते हैं। जैसे अगर कैटेगरीज के सेक्शन में जाएं तो यहाँ पे क्लॉथिंग है, कॉस्मेटिक्स है, फुटवेयर्स है, और एक ये अनकैटेगराइज की कैटेगरी है, जो कि बाय डिफॉल्ट हर एक पोस्ट को अप्लाई हो जाती है, चाहे वो बेसिक पोस्ट हो चाहे कस्टम पोस्ट टाइप हो। सो अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम बेसिकली इन जो कस्टम पोस्ट टाइप जो है हमारी, इनके आर्काइव पेजेस जनरेट करना चाह रहे थे, और वी ट्राई टू गो थ्रू द लिंक जो कि हमें ऑलरेडी मिलता है कैटेगरी, और
उसके आगे आपके पास आपका स्लग आ जाता है कैटेगरी का। वी सॉ दैट कि ये इस तरह करने से हमारे पास कैटेगरी तो आ रही है, लेकिन सिंपल पोस्ट की कैटेगरी आ रही है। मतलब क्लोथिंग की हमने एक टेस्ट पोस्ट भी क्रिएट की थी, और उस टेस्ट पोस्ट के अंदर हम लोगों ने कैटेगरी को पिक किया था क्लोथिंग को। इस टेस्ट पोस्ट में हमने कैटेगरी क्लोथिंग को पिक किया था, ठीक है। और ये जो कस्टम पोस्ट है वह प्रोडक्ट्स, इसके अंदर हमने दो डिफरेंट प्रोडक्ट को कैटेगरी क्लोथिंग दी थी। तो अगर हमारे पास ये वाली पोस्ट शो हो रही है टेस्ट की, तो यहाँ से जो दो पोस्ट हैं वो भी डिस्प्ले होनी चाहिए, लेकिन वो हमारे पास नहीं आ रहे। अब उनको डिस्प्ले करवाना है तो उनको कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। दैट्स अ क्वेश्चन। तो वैसे तो जो हम एक कल सेटिंग देख रहे थे, जिसके अंदर हमने हैज़ आर्काइव की प्रॉपर्टी को ट्रू किया था, सीपीटी यूआई के अंदर जब आप कोई भी कस्टम पोस्ट टाइप बनाते हैं और आप चाहते हैं कि उस पोस्ट टाइप का कोई आर्काइव बन जाए, तो उसमें कंट्रोल होता है हैज़ आर्काइव। आप हैज़ आर्काइव को ट्रू करेंगे तो मुकम्मल उस कस्टम पोस्ट टाइप की कलेक्शन जो है वो जनरेट हो जाएंगी। अब वो कंट्रोल हमारे पास यहीं पे कहीं ये हैज़ आर्काइव। अगर आप इसको ट्रू करेंगे, वेदर और नॉट द पोस्ट टाइप विल हैव अ पोस्ट टाइप आर्काइव यूआरएल। अब पोस्ट टाइप आर्काइव यूआरएल क्या है, जो कि उस पोस्ट टाइप की सारी पोस्टें आपको दिखा दे विदाउट सेपरेटिंग दोज कैटेगरीज। जैसे लोकल होस्ट वेब एक्सपोर्ट के ऊपर मुझे पता है कि मेरी जो कस्टम पोस्ट टाइप है उसका स्लग है प्रोडक्ट्स। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोडक्ट्स, अगर मैं यहाँ प्रोडक्ट्स लिखता हूँ तो मेरे पास प्रोडक्ट्स का आर्काइव आ जाता है, ठीक है। और इस आर्काइव के अंदर मेरे पास विदाउट डिफ्रेंशिएशन ऑफ एनी कैटेगरी सारी प्रोडक्ट्स आएंगे। ये नॉन स्ट्रेचेबल क्लॉथिंग कैटेगरी थी, ये भी क्लॉथिंग कैटेगरी थी, और ये सिंपल प्रोडक्ट हमारी एंटर थी जो कि अनकैटेगराइज थी। तो तीनों कैटेगरी की पोस्टें हमें इस आर्काइव पे मिल रही हैं। मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हम यहाँ पे इस तरह से कर दें कैटेगरी कैटेगरी स्लैश क्लोथिंग, तो व्हाट विल वी फाइंड, यहाँ पे हमें क्या क्या मिलेगा। यहाँ पे हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ हमें एक जो सिंपल पोस्ट है उसकी कैटेगरी मिल रही है क्लोथिंग। हमारी कस्टम पोस्ट है कि कोई भी पोस्ट हमें यहाँ पे नहीं मिल रही। तो वी हैड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आई आस्क यू टू रिसर्च अ बिट ऑन दैट। तो अगर किसी ने उसको देखा है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, तो यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ, अदरवाइज आई विल मूव टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। हाँ जी सजावल, 9-10 लोग ऑनलाइन है, और सिर्फ 2-3 के नाम यहाँ पे मुझे शो हो रहे हैं। हमजा का है, ईशा का है, और सजावल का है। बाकी कौन 9 लोग हैं, पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है हो रहा है यहाँ से। तो किसी ने जाके सर्च आउट किया है इसको किस तरह से ये पेज बन सकता है। ये डब्ल्यू पी डेव कौन है? जी हसन राठौड़। अच्छा, ये जो टेम्पलेट है, हमें बेसिकली किस टेम्पलेट से हमें ये फाइल मिल रही होगी, इसका इसका तो आइडिया है आप लोगों को? टेम्पलेट हायरार्की के मुताबिक कौन सी फाइल है जिसे हमें ये वाला डाटा डिस्प्ले हो रहा है? CPT UI is CPT UI is a plugin that generates custom post type.
कस्टम पोस्ट टाइप एक ऐसा समझ लें कि आप डाटाबेस के अंदर एक नया समझ लें अपना एक टेबल इंसर्ट करें जिसमें आप अपनी मर्जी के किसी भी चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। और उसका व्यू पोस्ट की तरह का होगा, मतलब उसका जो एडमिन स्क्रीन होगी वो पोस्ट की तरह होगी, उसका टाइटल होगा, डिस्क्रिप्शन होगी, फीचर्ड इमेज होगी। तो वो समझ लें पोस्ट की तरह है। वो कॉमर्स जो है वो बेसिकली ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाने के लिए, ऑनलाइन जो शॉपिंग की साइट है वो बनाने के लिए आप वो कॉमर्स का प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। दोनों में काफ़ी फ़र्क है। ये टेम्पलेट कौन सा चल रहा है जिसके थ्रू ये फाइल रन हो रही है? ये जो आर्काइव मुझे शो हो रहा है इस टाइम किस टेम्पलेट से आ रहा है ये? किसी को कुछ नहीं पता। चलें कभी जाके आप यहाँ से फ्री होकर काम करें तो शायद आपको आइडिया हो जाए। वैसे तो मुझे नहीं लग रहा कि किसी को आइडिया है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। जिन दो तीन लोगों को पता है वो भी ऑनलाइन ही होंगे। बेसिकली जब भी आप कैटेगरी का पेज ओपन करते हैं तो आपके पास कैटेगरी से रिलेटेड या तो स्लग चलता है। ठीक है, दोबारा एक दफ़ा मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप कलेक्शन का पेज चला रहे हैं, जैसे आर्काइव पेज है जिसके ऊपर सारी की सारी कलेक्शन आ रही है, किसी कैटेगरी से रिलेटेड जितनी पोस्टें होंगी वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है। सो आर्काइव का पेज आपका चल रहा है तो आर्काइव जो है वो ऑथर का है या किसी कैटेगरी कैटेगरी जो है दैट इज़ अ टेक्सोनोमी। तो आर्काइव अगर आपने कैटेगरी का पेज चलाया है तो इसका मतलब है कि यहाँ से फाइल चल रही है कैटेगरी आर्काइव, और वो फाइल वर्ड पे सर्च आउट करेगा कैटेगरी डैश स्लग। अब स्लग क्या है? क्लोथिंग है। इसका मतलब है कैटेगरी डैश क्लोथिंग की फाइल होगी तो वो चलेगी। अगर कैटेगरी डैश क्लोथिंग की फाइल नहीं होगी तो कैटेगरी डैश आईडी क्लोथिंग की जो भी आईडी है वो फाइल चलेगी। अगर वो नहीं चलती, वो अवेलेबल नहीं है तो फिर कैटेगरी डॉट पीएचपी की फाइल अवेलेबल होगी वो चलेगी। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर आर्काइव की फाइल जो अवेलेबल है वो चलेगी। तो हमारे पास यहाँ पे आर्काइव की फाइल है जो कि अवेलेबल है। तो अगर हम आर्काइव की फाइल के अंदर यहाँ डीबगिंग करते हैं, एग्जिट वगैरह लगाते हैं, इसका मतलब ये है कि अगर हमारी जो टेम्पलेट रेंडरिंग है वो रुकती है तो इसका मतलब ये है कि ये टेम्पलेट हमारा चल रहा है। ठीक है, वर्किंग लिखा गया, इसका मतलब है कि ये इस टाइम मेरे पास जो फाइल चल रही है वो आर्काइव डॉट पीएचपी है। एक दूसरी चीज़, एक कॉन्सेप्ट है वर्डप्रेस के अंदर के, वर्डप्रेस का जब भी कोई टेम्पलेट रन होता है तो बाय डिफॉल्ट एक ना आपका लूप चलता है जो उस टेम्पलेट को चला रहा होता है। एक लूप ऐसा होता है जो कि आपके मतलब वर्डप्रेस की क्यूरी रन होती है जो कि आपके आउटर टेम्पलेट को चला रही होती है, उसके अंदर जब आप ये वाइल लूप चलाते हैं तो ये इनर क्यूरी आपकी चला रहा होता है। ठीक है। तो आपको वर्डप्रेस की जो क्यूरी है उस क्यूरी के अगर आप आर्ग्यूमेंट्स चेक करें तो उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको समझने के कोई ऐसी नोटेशन मिलेगी जिसमें पता लगेगा कि ये करंट जो आर्काइव है वो किस टाइप की पोस्ट है जिसको उठा के लेके आ रहा है। ठीक है। अब आप चाहते हैं कि इस पेज के ऊपर आपके पास जो है जब भी कैटेगरी क्लोथिंग ओपन हो तो आपके पास प्रोडक्ट कस्टम पोस्ट टाइप की यहाँ पे सारी की सारी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हो जाए।
तो जब वर्डप्रेस की डेटाबेस से डाटा आ रहा हो तो उस डाटा को आपने चेंज करना है। अब आप थोड़ा सा हुक्स की तरफ हम आना चाह रहे हैं। हुक्स जो है हमारी किसी भी प्रोसेस को चेंज करने के लिए यूज होती है। दो तरह की हुक्स होती हैं, एक्शन हुक और एक फिल्टर हुक। एक्शन हुक जो है वो अपना काम करेगी और कुछ रिटर्न नहीं करेगी। फिल्टर हुक जो है वो अपना काम करेगी और कुछ ना कुछ डाटा रिटर्न करेगी। तो चेंज वर्डप्रेस डेटाबेस क्यूरी बिफोर रेंडरिंग। डेटाबेस से डाटा आने से पहले आपको क्यूरी को चेंज करना है। ठीक है, तो ये बता रहा है कि देर आर 3 टेक्निक्स टू अल्टर द क्यूरी। वो टेक्निक्स देखते हैं, उसमें से देखते हैं हाँ, कौन सी ऐसी टेक्निक है जो हमारे लिए हेल्पफुल है। In this snippet, I'll describe 3 different techniques to alter the WordPress default query with an example showing how to add a secondary page to the front page and customize the theme, altering the WordPress default query in WordPress. There are 3 ways: the pre-get post way, the query post way, the SQL statement filters way. नया है द WP query way। ठीक है, केस स्टडी में उसने डिस्कस किया हुआ एडिंग अ सेकंड पेज टू द फ्रंट पेज इन द कस्टमाइजर थीम। तो वो एक पेज में दूसरा पेज ऐड कर रहा है, लेकिन जो एक्शन वो यूज कर रहा है दैट इज प्री गेट पोस्ट। प्री गेट पोस्ट का जो एक्शन है वो आपका अप्लाई होता है जब भी आप डेटाबेस से कोई डाटा ले रहे हैं, कोई स्पेसिफिक पोस्टें ले रहे हैं, उससे पहले आपको क्यूरी को चेंज करने की ऑप्शन एक मिलती है। ठीक है, जिसमें आप अपनी क्यूरी में अपनी मर्जी की कंडीशन को ऐड कर सकते हैं। अब प्री गेट पोस्ट क्या चीज़ है? ये बेसिकली वर्डप्रेस की एक हुक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्री गेट पोस्ट वर्डप्रेस, तो इस हुक की डेफिनेशन मुझे मिल जाएगी। ठीक है, pre-get post fires after the query variable object is created but before the actual query is run। यानी डेटाबेस में क्यूरी होने से पहले ये एक्शन चलता है। और if using conditional tags, use the method versions within the past instance. This is main query instead of is main query. This is because the function like is main query test against the global WP query instance, not the past one। ठीक है, और पैरामीटर में इसके दिस आ रहा होता है। दिस में दिस क्या है? बेसिकली WP क्यूरी का ऑब्जेक्ट है। इस दिस के अंदर WP क्यूरी का पूरे ऑब्जेक्ट आ रहा होगा। जिस WP क्यूरी को हमने परसों डिस्कस किया है कि ये पूरी क्लास होती है जो वर्डप्रेस की डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करती है। इसके अंदर डिफरेंट मेथड्स होते हैं, डिफरेंट मेंबर फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट डाटा मेंबर्स होते हैं और मेंबर फंक्शंस होते हैं। अगर आपने डाटा लेना है WP क्यूरी के अंदर आप आर्गुमेंट्स पास करें और वो आपको डेटाबेस से डाटा ला देगी। तो बैकएंड पे ये यूज हो रही होती है। इस क्यूरी के चलने के दौरान अगर आपको चेंज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप हुक यूज करेंगे। ठीक है, तो अब बेसिकली ये मुझे कोड दिया हुआ है, इस कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको अब रन किधर करना है? रन आपने इसको करना है functions.php की फाइल के अंदर। मैं क्योंकि इस टाइम एडमिन थीम पे ही काम कर रहा हूँ तो मैं एडमिन थीम की functions.php फाइल के अंदर जाके इसको जो है वो यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन आपने अगर चाइल्ड थीम बनाया तो आपने इसको चाइल्ड में ही यूज़ करना है। तो राइट नाउ functions.php की ये फाइल है, ये सिर्फ इसके अंदर वर्किंग करेगी, अदरवाइज ये काम नहीं करेगी। सो आपने इसी फाइल के अंदर इस कोड को प्लेस करना है। कोड में बेसिकली है क्या? आपने ऐड अंडरस्कोर एक्शन किया, एक एक्शन है, उसके अंदर क्या हो रहा है? बेसिकली आप एक हुक यूज कर रहे हैं प्री गेट पोस्ट और आगे अपना एक फंक्शन लिख देते हैं चेंज क्यूरी कंडीशंस। ठीक है, ये आपने फंक्शन का नाम दे दिया और इस फंक्शन के नाम पे आपने यहाँ पे ऊपर एक फंक्शन क्रिएट कर लिया चेंज क्यूरी कंडीशंस। ठीक है, और चेंज क्यूरी कंडीशंस के अंदर पास हो रही है पूरी की पूरी क्यूरी, डॉलर क्यूरी। ठीक, और डॉलर क्यूरी जो है बेसिकली दैट इज अ WP क्यूरी क्लास ऑब्जेक्ट। मैं इस सारे कोड को कमेंट कर रहा हूँ राइट नाउ, आप सिर्फ इस पर फोकस करें। ठीक है, अगर मैं इको और प्री लगाता हूँ यहाँ पे, डॉलर क्यूरी को प्रिंट करवाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आ रहा है। सो लेट्स अगेन ओपन दिस पेज और इसको रिफ्रेश करते हैं। WP क्यूरी का ऑब्जेक्ट है, क्यूरी के अंदर कैटेगरी नेम आ रहा है क्लॉथिंग, क्यूरी वेरिएबल्स में कैटेगरी नेम क्लॉथिंग आ रहा है।
और इसके अलावा कोई भी और वेरिएबल जो है यहाँ पे सेट नहीं हुआ हुआ। ठीक है, कैटेगरी एन कोई स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं बताई इंक्लूड एक्सक्लूड करने के लिए, पोस्ट की कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं बताई, कोई टैग नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। टेक्सोनॉमी क्यूरी है, टेक्सोनॉमी क्यूरी क्यों है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्लासिफिकेशन की जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो टैग्स हों, वो कैटेगरीज हों, या अपनी मर्जी से आप कोई अलग क्लासिफिकेशन के लिए लेट्स सपोज ब्रांड की बना लें, कैटेगरीज की तरह की आप एक एंटिटी बना लें और उसमें आप 4 ब्रांड ऐड कर दें, होंडा, अल्टस, वट एवर, 3-4 नाम आप ऐड करते हैं, तो जितनी भी क्लासिफिकेशन के ऑब्जेक्ट्स हैं वर्डप्रेस के अंदर, जिस तरह कैटेगरी या टैग्स हैं, ये टेक्सोनॉमी के लाते हैं। तो बेसिकली ये टेक्सोनॉमी क्यूरी है, क्योंकि आप इसमें एक टेक्सोनॉमी पिक कर रहे हैं कैटेगरी। ठीक है, और क्यूरी टर्म्स के अंदर कैटेगरी आ रही क्लोथिंग, इसके अंदर फिर आपके पास मेटा क्यूरी कोई नहीं है, डेट क्यूरी कोई नहीं है, सिंगल इज आर्काइव ट्रू है, इस कैटेगरी ट्रू है, और यहाँ पे जाके आपके पास क्यूरी एंड हो जाती है। ठीक हो गया। अब क्योंकि ये डेटाबेस में रन होने से पहले की इसकी जो है स्टेट है, तो इसके अंदर आपके पास जो है रिजल्ट कहीं पे भी नहीं आ रहा होगा। ठीक है, सो अब करना क्या है, हमने इसी के अंदर चेंज करना है। अब मैंने आपको बोला था कि दो तरह की आपके पास होती हैं क्यूरीज। जब आपका वर्डप्रेस का मेन टेम्पलेट यूआरएल रन हो रहा है तब भी एक क्यूरी रन होती है, वो आपकी मेन क्यूरी होती है। तो आपने मेन क्यूरी को चेंज नहीं करना। तो मेन क्यूरी को अगर चेंज नहीं करना तो कैसे चेक करेंगे ये मेन क्यूरी है या नहीं? ये फंक्शन दिया हुआ है, क्यूरी इज मेन क्यूरी। अगर आप इसको प्रिंट करवाएं, प्रिंट जो ऊपर ऑब्जेक्ट आ रहा है, इस ऑब्जेक्ट का ही एक फंक्शन है इज मेन क्यूरी। अगर तो ये मेन क्यूरी होगी तो ये रिटर्न ट्रू कर देगा 1, अदरवाइज रिटर्न कर देगा 0। रिफ्रेश करते हैं तो 1 का मतलब है ये मेन क्यूरी है, तो हमने मेन क्यूरी को चेंज नहीं करना। ठीक है, सो दूसरा, जब एडमिन साइड चल रही हो तब भी हमने चेंज नहीं करना। राइट नाउ हम क्लाइंट साइड पे ही हैं, लेकिन अगर हम एडमिन लॉगिन हुए होंगे तो इस एडमिन हमें ट्रू रिटर्न करेगा, इसलिए हमने यहाँ पे कंडीशन लगा ली, अगर इफ नॉट इज एडमिन। ठीक है, एंड यानी अगर इस एडमिन जो है बेसिकली वो ट्रू रिटर्न करता है, तो इसका मतलब है कि हम एडमिन साइड पे इस टाइम टेस्टिंग कर रहे हैं, तो हम एडमिन साइड पे टेस्टिंग इसकी नहीं करनी। हमने नॉट लगा दिया कि जब एडमिन जो है वो ना चल रहा हो, एंड यानी यूजर जो है वो लॉगिन, एडमिन लॉगिन ना हो, कोई भी आम यूजर साइड पे आया हो, एंड डॉलर क्यूरी जो है दैट इज नॉट आवर मेन क्यूरी। ठीक है, आप चाहें तो जिस तरह जिस तरह आप चाहें तो इकट्ठा इन पर नोट लगाना चाहिए, इकट्ठा लगा लें। यहाँ पे जो चीज़ ये बंदा कर रहा है, ये कर रहा है मेन क्यूरी के अंदर चेंज। जब आपने लोकल रिजल्ट को चेंज करना होता है, जब आपने खुद से एक वाइल लूप के रिजल्ट को चेंज करना है, तो आप जो है इनर क्यूरी को चेंज करेंगे, लेकिन जब आपने टेम्पलेट के पूरे रिजल्ट को चेंज करना है तो आप मेन क्यूरी को चेंज करेंगे। हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, ये जो टेम्पलेट पिक कर रहा है कैटेगरी क्लोथिंग, इसमें वो कस्टम पोस्ट टाइप को इन्वॉल्व नहीं कर रहा। हम यहाँ पे करना ये चाह रहे हैं कि इस टेम्पलेट की जो मेन क्यूरी है उसके अंदर कस्टम पोस्ट टाइप भी इन्वॉल्व हो, इसलिए यहाँ पे ये जो है नॉट एडमिन तो हम चेक कर लेंगे, लेकिन मेन क्यूरी को ही हमें ऑल्टर करना है, इसको हम एज इट इज रहने देते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर हम एक चीज चेक करना चाह रहे हैं, क्या इफ इज कैटेगरी, कि क्या ये कैटेगरी के पेज के ऊपर रन हो रही है। ठीक है, तो अगर तो ये क्यूरी कैटेगरी के पेज पे रन हो रही है, क्योंकि प्री गेट पोस्ट ऐसा फंक्शन है जो कि पेज जब चल रहा होता है तब भी ये रन होता है, जब कैटेगरी चल रही होती है तब भी ये रन होता है, यानी हर कंडीशन में ये प्री गेट पोस्ट, जब भी डेटाबेस से डाटा आ रहा होगा, ये क्यूरी जो है आपका हुक जो है, ये वाली प्री गेट पोस्ट आपकी हुक है, ये चल रही होगी। तो हम चेक करना चाह रहे हैं कि ये हुक तो चल रही है, एक तो एडमिन लॉगिन नहीं है, दूसरा ये मेन क्यूरी है, तीसरा ये हुक चल रही है, क्या ये कैटेगरी टाइप की हुक है। ठीक है, इफ इज कैटेगरी। अब इस कैटेगरी में हमने पास कुछ नहीं किया। ठीक हो गया, अब इसमें पास आप कर देंगे क्लोथिंग की एग्जांपल। ठीक, और दूसरा कंडीशनल एक दफा चेक करना है, इस कैटेगरी का कंडीशनल क्या करता है, कंडीशनल टैग जो है।
determines whether the query is for an existing category archive page. ठीक है, if the category parameter specified, this function will additionally check if the query is for one of the category specified. और यहाँ पे ये बेसिकली ऑप्शनल है। अगर हम यहाँ पे देते हैं if is archive और रन करते हैं दोबारा इस पेज को, और यहाँ पे अगर हम नॉट लगाते हैं, अच्छा जी, अब ये इज एडमिन की जो कंडीशन है दैट कैन बी एन इशू फॉर अस, क्योंकि राइट नाउ हम एडमिन से लॉग इन है, तो हम इसको इनकॉग्निटो मोड पे ओपन कर लेते हैं। If not is admin is true, but the query is basically not our main query. So ये फंक्शन जो है इसकी जो पैरेंथेसिस और मिस है पहले उसको चेक करें। चलो ये फंक्शन ठीक हो गया, क्यूरी हमारी मेन क्यूरी है, और अब हम एडमिन से लॉगिन नहीं है, उसके अंदर हम लोगों ने चेक लगाया इफ इज आर्काइव, अगर जो हम पेज ओपन कर रहे हैं वो एक आर्काइव है। यहाँ पे दोबारा कैटेगरी चेक करते हैं इफ इट इज अ कैटेगरी और नॉट। अब ये बता रहा है कि कैटेगरी टेम्पलेट है, इसमें हम एडिशनली ये चेक कर सकते हैं कि कैटेगरी का नाम या स्लैश क्लोथिंग है। तो अगर तो क्लोथिंग होगा तो इट शुड रिटर्न 1, अदरवाइज इट शुड रिटर्न 0 फॉल्स। सो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ क्लोथिंग की जगह पे कॉस्मेटिक्स, तो ये यहाँ पर स्टॉप नहीं करेगा और पेज रन हो जाएगा। तो जो रिजल्ट आया बेसिकली रिजल्ट 0 है, आगे एग्जिट लगा हुआ है, एग्जिट ना होता तो दिस पेज विल बी रनिंग। तो इस वजह से यहाँ पे अब आप इस कंडीशन में चेक कर लें कि अगर तो हमारे पास इफ इज कैटेगरी इफ इज कैटेगरी क्लॉथिंग, अब आप क्या करवाना चाह रहे हैं, इस क्वेरी में क्या चेंज चाह रहे हैं। ठीक है, ये नीचे अगर आप देखेंगे तो लेट्स चेंज द क्वेरी फॉर कैटेगरी आर्काइव्स, यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है क्वेरी का सेट पोस्ट पर पेज इज 15। इसका मतलब है जो क्यूरी का सेट वेरिएबल है उसे हम कुछ भी चीज़ सेट करवा सकते हैं। तो WP क्यूरी जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसका जो सेट फंक्शन है, क्या क्या इससे सेट करवा सकते हैं, देखते हैं उसको सेट मेथड क्या क्या सेट करता है। सेट क्यूरी वेरिएबल, यानी क्यूरी का जो क्यूरी वेरिएबल जो आपका डाटा मेंबर है जिसमें शो हो रहा होता है कि आपकी क्यूरी आर्काइव है या नहीं, कैटेगरी है या नहीं, और उसके अंदर क्या क्या वेरिएबल्स हैं जिनको पैरामीटर पास किया गया है, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो सेट करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, की देनी है और वैल्यू देनी है। जैसे इन्होंने इस कोड में लास्ट हमने कोड देखा, उसमें की और वैल्यू दी हुई है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स जो हैं, क्यूरी वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, क्यूरी वेरिएबल्स तो हमें बेसिकली सेट करनी है यहाँ पे पोस्ट टाइप। हमें बेसिकली पोस्ट टाइप जो है उसको चेंज करना है। तो क्या हम उसको डायरेक्टली क्यूरी अंडरस्कोर वेरिएबल्स के अंदर पास कर सकते हैं। ठीक है, इज दैट द राइट वे और नॉट, चेक करते हैं। यहाँ पे इसी लाइन को कॉपी करते हैं, क्यूरी सेट वेरिएबल्स को। ठीक है, और यहाँ पे पोस्ट अंडरस्कोर टाइप को हम एज एन अरे पास करते हैं, और उस अरे के अंदर हम लोग सिर्फ पास कर देते हैं प्रोडक्ट
अब जो हमारी कस्टम पोस्ट टाइप है उसका स्लग हमें पता होना चाहिए, वो कैसे पता लगेगा? आप प्रोडक्ट के ऊपर है तो यहाँ पे स्लग आ रहा होगा, पोस्ट टाइप इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स, दिस इज आवर स्लग फॉर द कस्टम पोस्ट टाइप। तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट्स पास करना है, दिस शुड अल्टर द रिजल्ट फॉर अस। तो अब हमारे पास क्लोथिंग की जो प्रोडक्ट्स हैं वो डेटाबेस से आ रही हैं, क्योंकि हमने क्वेरी वेरिएबल में रिजल्ट को चेंज कर लिया कि जब भी कैटेगरी क्लोथिंग का यूआरएल आ रहा हो तो मेन क्वेरी के अंदर आपके पास जो प्रोडक्ट्स रन हो रही हैं वो कौन सी होनी चाहिए, इस कस्टम पोस्ट टाइप की। ठीक है, कस्टम पोस्ट टाइप कौन सी है हमारे पास? वो कस्टम पोस्ट टाइप है जी प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स का स्लग आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम नेक्स्ट टाइम यहाँ पे कॉस्मेटिक्स पे आएंगे तो हमारे पास कॉस्मेटिक्स की क्यूरी भी रन होनी चाहिए। ठीक है, तो या तो आप इस प्रोसेस को डायनामिक बना लें, आपको पता है कि आपके यूआरएल के लास्ट पार्ट के अंदर कैटेगरी नेम आ रहा है, या आप इसको हार्ड कोडेड ही रहने दें। आप यहाँ पे इसको नई कैटेगरी की यहाँ पे लाइन दे दें, अगर तो कैटेगरी कॉस्मेटिक्स है, ठीक है, तो आप कॉस्मेटिक्स का स्लग यहाँ पे पास कर लेंगे, या यहीं पे आप और डाल दें, या इस कैटेगरी में भी आप अरे दे सकते हैं। अगर आप इस कैटेगरी के फंक्शन को चेक करें और उसको मल्टीपल कैटेगरी एट अ टाइम चेक करना चाह रहे हैं तो आप इस कैटेगरी के फंक्शन को भी एक अरे पास कर सकते हैं, आई थिंक सो। मुझे क्लियर नहीं है। अगर आपको मल्टीपल कैटेगरी चेक करनी है, कैटेगरी फंक्शन में एडिशनली चेक इफ द क्वेरी फॉर दिस, तो इंटीजर स्ट्रिंग इंटीजर अरे स्ट्रिंग अरे, ठीक है, इट मीन्स स्ट्रिंग अरे जा सकती है। तो यहाँ पे अगर हम एक अरे पास कर दें और उस अरे के अंदर हम पास कर दें कि क्लोथिंग हो या हमारे पास कॉस्मेटिक्स हो, तो जो पोस्ट टाइप है वो प्रोडक्ट सेट हो जाए। तो राइट नाउ क्लोथिंग है, अगर मैं इसको कॉस्मेटिक्स पे ले आता हूँ, cosmetics, we'll have to check the category name in the admin, that's cosmetics, cosmetics। हाँ, कॉस्मेटिक्स में बेसिकली पोस्ट ही कोई नहीं है, यहाँ पे भी जीरो आ रहा है, तो लेट्स ऐड अ सिंपल पोस्ट देयर। उसको बॉस, उसको 10 परफ्यूम भी ऐड कर लें। हम्म, ये पैकिंग ज़रा बेहतर है बट इसकी कोई अच्छी पिक्चर नहीं मिल रही। चलें ये पिक कर लेते हैं पिक्चर। अच्छा, तो उसमें वापस आते हैं। चलें, अब हमारे पास यहाँ पर डाटा आना चाहिए, बेसिकली आना चाहिए नहीं, जब तक आप इसको कैटेगरी अप्लाई नहीं करते
इसकी कैटेगरी को कॉस्मेटिक्स नहीं करते तब तक यहाँ पे डाटा नहीं आना चाहिए। अब रिफ्रेश करते हैं। कॉस्मेटिक्स चलो अभी ये शो नहीं हो रही, तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारा जो ये कंट्रोल है इफ दैट इज वर्किंग और नॉट। ठीक है, तो कैटेगरी चेक हो रही है या नहीं। अगर ये इफ की कंडीशन ट्रू है तो तभी आपका ये पोस्ट है प्रोडक्ट सेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो रिफ्रेश करते हैं। एक मिस्टेक हम और कर सकते हैं, ये यहाँ पे तो ट्रू है, एक मिस्टेक हमारी और क्या हो सकती है कि हमने सिंपल पोस्ट में बॉस को एंटर कर दिया। हम बेसिकली जो आर्टिकल बना रहे हैं वो प्रोडक्ट्स का है और जो एंट्री हम कर रहे हैं वो पोस्ट की है। तो ये अब ये वाली चीज़ जो है वो चेक नहीं होगी, क्योंकि हमने जो हमारा सेट वेरिएबल है उसके अंदर हमने बता ही ये दिया कि हमें पोस्ट टाइप सिर्फ प्रोडक्ट्स चाहिए। जब भी कैटेगरी कॉस्मेटिक्स हो तो यहाँ से जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं वो आए, यहाँ वाली ना आए। तो फिर यहाँ पे आप हुके बॉस को एंटर करेंगे। तो दोबारा एंटर करते हैं। तो ये हुगो बॉस की अब हमारे पास प्रोडक्ट्स की जो पोस्ट है वो आ गई है। अब रिफ्रेश करते हैं अपने पेज को, और उससे पहले एक्सप्रेशन का जो हमने प्रिंट लगाया है इसको रिमूव कर लेते हैं। जब आपके पास कॉस्मेटिक्स भी आ गए हैं। अच्छा, अब अगली चीज़ क्या है कि अगर आप इसका व्यू चेंज करना चाह रहे हैं कि आपकी जो कैटेगरी है इसका व्यू डिफरेंट आए, जो आपकी परफ्यूम है उनकी पिक्चर राइट साइड पे आए और जो आपकी डिस्क्रिप्शन है उनकी पिक्चर लेफ्ट साइड पे आए, तो आप अपने कैटेगरी टेम्पलेट्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि अगर ये वाली कैटेगरी है तो ये वाला टेम्पलेट पिक हो, ये कैटेगरी है तो ये टेम्पलेट पिक हो। तो इस तरह से कैटेगरी स्लग भी आप क्रिएट कर सकते हैं। दैट इज नॉट अ बिग डील, बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि अगर हम यहाँ पे कैटेगरी के स्लग क्रिएट कर लें, न्यू फाइल यहाँ पे बनाते हैं और उसको सेव करते हैं, कैटेगरी हैश क्लॉथिंग, ये अलग फाइल, इट शुड बी PHP। और कैटेगरी डैश कॉस्मेटिक्स नॉट PHP, ये अलग फाइल आ गई। ठीक है, अब जरा पेज को रन करते हैं, हमारे पास आउटपुट क्या आती है। आउटपुट इज एम्प्टी बिकॉज हमारे कैटेगरी टेम्पलेट्स आ गए हैं। तो अकॉर्डिंग टू वर्डप्रेस जो हमारा हायरार्की है, हायरार्की क्या कहती है, हायरार्की को साथ में ओपन कर लेते हैं ताकि ये कंफ्यूजन एकदम खत्म हो जाए। हायरार्की कहती है कि अगर आपने कलेक्शन का पेज चलाया है और आप किसी कैटेगरी को चला रहे हैं, ऑथर को नहीं चला रहे, कस्टम पोस्ट टाइप का आर्काइव जो है वो नहीं चला रहे, और कस्टम टेक्सोनोमी नहीं चला रहे, डेट नहीं चला रहे, किसी कैटेगरी को चलाते हैं और कैटेगरी का स्लग अगर अवेलेबल है तो ये वाली फाइल रन हो जाएगी। ऑल दो हम जो आर्काइव बना रहे हैं वो कस्टम पोस्ट टाइप का है, तो ये याद रखिएगा बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस के अंदर अगर आपकी कस्टम पोस्ट टाइप कोई भी आप बनाते हैं, चाहे प्लगइन से बनाते हैं चाहे कोड से बनाते हैं, जिस तरह हमने प्रोडक्ट शो बनाई है दैट इज अ कस्टम पोस्ट टाइप। उसकी शक्ल पोस्ट की तरह की है, उसमें टाइटल आता है, डिस्क्रिप्शन आता है, फीचर इमेज आता है, लेकिन वी क्रिएटेड कस्टम विद आवर ओन स्लग। जो स्लग है वो हमने सेलेक्ट किया है, ना वो पेज है ना वो सिंपल पोस्ट है। तो कस्टम पोस्ट टाइप अगर आएगी तो उसका कोई कैटेगरी टेम्पलेट नहीं होगा। दिस स्ट्रेट लाइन मींस कि कस्टम पोस्ट टाइप का कैटेगरी टेम्पलेट नहीं है, कस्टम पोस्ट टाइप का सिर्फ आर्काइव टेम्पलेट है। इस वजह से हमें प्री गेट पोस्ट के ऊपर उसको रीडायरेक्ट करवाना पड़ा है इस टेम्पलेट की तरफ। जब ये टेम्पलेट चलेंगे, जब भी कैटेगरी पिक हो ये टेम्पलेट चले,
तो तुम कस्टम पोस्ट टाइप की प्रोडक्ट्स लेके आओ, तो वो वी डिड विद द हुक, वो हमने खुद कस्टमाइज किया। बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस में फंक्शनैलिटी नहीं है। तो जब भी आपने कैटेगरी चला ली और कैटेगरी में हमने कंडीशन लगा ली कि इस कैटेगरी के साथ मुझे ये वाली पोस्टें चाहिए, तो अब उस कैटेगरी का स्लग भी साथ साथ जो है उसकी भी प्रायोरिटी है। बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये फाइल चल रही थी आर्काइव की, लेकिन क्योंकि हमने ये फाइल नहीं बनाई, ये फाइल नहीं बनाई, ये फाइल बना ली है, तो इसकी प्रायोरिटी इससे ज्यादा है। हमने फाइल बनाई कैटेगरी क्लोथिंग और कैटेगरी कॉस्मेटिक्स। अब ये वाली फाइल चल रही है, ये फाइल नहीं चल रही। अब जब ये फाइल चल रही है तो इसमें कोड नहीं है, तो कोड आपको कहाँ से मिलेगा? ये दोनों अगर डिलीट हो जाए तो फॉल बैक आता है आर्काइव के ऊपर। तो आप आर्काइव वाला कोड कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें और यहाँ पे भी पेस्ट कर दें। ठीक है, तो अब आपका जो पेज है दैट विल रन एग्जैक्टली इट वाज ऑलरेडी। चलें, अब आपको कॉस्मेटिक्स आ रहे हैं और क्लोथिंग करेंगे तो इंशाल्लाह वो भी आ जाएंगे। तो क्लोथिंग 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 सेव हुई है? नहीं, सेव नहीं हुई। देखें, इसको सेव करें, रिफ्रेश करें, तो ये भी आपके पास वर्किंग है। अब अंदर की चीज़ों का टेम्पलेट आपको चेंज करना है। इसका जो ये मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास रेडीमेड्स या क्लोथिंग के जो आ रहे हैं वो ऐसे ही आए, लेफ्ट साइड पे इमेजेस आए, लेकिन जो कॉस्मेटिक्स हैं मेरे पास उनकी पिक्चर्स हैं वो राइट साइड पे हैं। तो ये पिक्चर राइट साइड पे कैसे लेके आ सकते हैं? इसी कैटेगरी टेम्पलेट के अंदर कॉस्मेटिक्स वाले के अंदर आप चेक करें कि किस स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर वो जो कंटेंट का टेम्पलेट है वो कौन सा कॉल हुआ हुआ है। मॉड्यूल्स के अंदर कंटेंट का टेम्पलेट कॉल हुआ हुआ है कंटेंट नन। तो मॉड्यूल्स में जाएं, कंटेंट में जाएं और कंटेंट नन। ठीक है, तो पहले चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो दो कंडीशन है। इफ हैव पोस्ट हेडर लेके आओ, हेडर के आगे वाइल हैव पोस्ट, ये ब्लॉग लेआउट से लाओ, उसके बाद एंड वाइल कर दो, पेजिनेशन ले आओ। लेकिन अगर पोस्टें नहीं है तो फिर कैटेगरी नन लगाओ। इसका मतलब है कि ये नहीं चल रहा हमारे पास, ये चल रहा है डू एक्शन रिवाइव ब्लॉग पोस्ट। तो रिवाइव ब्लॉग पोस्ट बेसिकली क्या चीज है? यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कोई टेम्पलेट कॉल नहीं कराया हुआ। दिस इज द थर्ड स्टेप ऑफ कस्टमाइजेशन, कि अब आपके टेम्पलेट्स के अंदर टेम्पलेट पार्ट की जगह पे हुक्स आ रही हैं। तो काफी सारे प्लगइन ऐसे हैं जिनके अगर हम टेम्पलेट चेंज करने जाएंगे तो हमें HTML नहीं मिलेगी। जैसे यहाँ पे मुझे HTML नहीं मिल रही, लेकिन अगर मैं इसको कमेंट कराता हूँ तो आपकी ये वाली जो बॉडी है दैट विल गो। रिफ्रेश करते हैं तो ये खत्म हो गया। तो ये जो कोड टेम्पलेट पार्ट से आना चाहिए था, पिछले वाले थीम में जो हमने देखा था कोड आ रहा था टेम्पलेट पार्ट से, इस वाले थीम में हमारे पास जो आउटपुट आ रही है वही सेक्शन से आ रही है। तो अब अगला पार्ट कस्टमाइजेशन का, पहला पार्ट क्या था? चाइल्ड थीम बना लिया। दूसरा पार्ट आपने टेम्पलेट हायरार्की सीख ली। तीसरा पार्ट आपने कस्टम टेम्पलेट बना लिया। चौथे पार्ट के ऊपर आपने टेम्पलेट कस्टम पेज बना लिया टेम्पलेट नेम के साथ। फिफ्थ पार्ट पे आप लोगों ने जो है अपने आर्काइव टेम्पलेट्स जो हैं उनको चेंज किया। अभी सिक्स पार्ट के ऊपर आप चेंज करने जा रहे हैं, आपने कैटेगरी टेम्पलेट को चेंज किया यूजिंग प्री गेट पोस्ट। आप 6-7 स्टेप्स जो है कस्टमाइजेशन के कवर करके आ चुके हैं। तो मेरे हिसाब से तकरीबन ये 8वां आपका स्टेप है जहां पे आपको हुक से जो भी आउटपुट आ रही है अब उसको चेंज करना है। अब वो कैसे कर सकते हैं? ये वाला जो एक्शन है ये कहीं ना कहीं कॉल हो रहा है। डू एक्शन का मतलब ये होता है कि आप इस स्पेसिफिक नेम के साथ कोई भी ऐड एक्शन कर सकते हैं। अभी हमने फंक्शंस डॉट पीएचपी के अंदर ये जो ऐड एक्शन लिखा है प्री गेट पोस्ट, जहां पे भी ये डिफाइन हो रहा है वहां पे ये डिफाइन हुआ होगा डू एक्शन के थ्रू। जब भी वर्डप्रेस के अंदर आप अपना एक नया एक्शन क्रिएट करने जाते हैं तो आप डू एक्शन से एक्शन को डिफाइन करते हैं। उस डू एक्शन का मतलब होता है जो जो बंदा वो डू एक्शन देख रहा है वो उसके अंदर एक्शन को ऐड कर सकता है, और जितने भी एक्शन होंगे वो यहाँ पे चल जाएंगे। जैसे ये डू एक्शन है, मैं इसके साथ एक एक्शन अपेंड करना चाह रहा हूँ, तो मैं अपनी फंक्शन डॉट पीएचपी में आता हूँ और यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ ऐड करो एक्शन को, और जो एक्शन नेम होना चाहिए दैट शुड बी रिवाइव ब्लॉक लेआउट, और फंक्शन का नाम होगा लेट्स टेस्ट फंक्शन। ठीक है, मतलब मैं इसको चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या ये चलता है यहाँ पे या नहीं। तो एक फंक्शन बनाए, उसका नाम रख देते हैं लेट्स टेस्ट फंक्शन, और मैं चाहता हूँ जब भी ये रिवाइव लॉग लेआउट का एक्शन कॉल हो यहाँ पे प्रिंट हो जाए मेरा नाम। ठीक है, अब अपने पेज को रिफ्रेश करें जरा।
तो ये आपका चल गया, नीचे वार्निंग दे रखा है यूजर एक्सपेक्ट्स पैरामीटर 1 टू बी अ वैलिड कॉल बैक फंक्शन, लेटर फंक्शन नॉट फाउंड और इनवैलिड फंक्शन, फंक्शन जो है नहीं मिल रहा। कॉपी करें और रिप्लेस करें, अब रीरन करें। तो ऊपर देखें आप, वो पूरी की पूरी आउटपुट आ रही है, नीचे मेरा नेम आना शुरू हो गया। तो समझने वाली बात ये है कि जहां पे भी डू एक्शन आ रहा है, उस डू एक्शन का मतलब ये है कि उस स्पेसिफिक स्पेस के ऊपर जहां पे डू एक्शन आ रहा है, वहां पे उस एक्शन के साथ आप कोई ना कोई चीज कॉल करवा सकते हैं अपना एक्शन ऐड करके। कौन सी चीज पहले कॉल होगी, वो मैंने आपको जब एक्शन और हुक्स बताया तो उसमें मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि फंक्शन एक्शन नेम, फंक्शन नेम, प्रायोरिटी एंड पैरामीटर्स। तो यहाँ पे अगर आप प्रायोरिटी दे दें, इसकी प्रायोरिटी 9 हो, तो ये आपका नाम जो है वो पहले आना चाहिए और बाकी आउटपुट बाद में आना चाहिए। तो देखिए आपका नाम पहले आ रहा है और आउटपुट खत्म हो गया है। तो बाय डिफॉल्ट जितने भी एक्शन ऐड होते हैं किसी भी ऐड एक्शन के थ्रू, वो बेसिकली लिंक कर रहे होते हैं उस डू एक्शन को। ठीक है, अगर यहाँ से डू एक्शन खत्म हो जाए तो वहां से मेरे वाला एक्शन भी नहीं चलेगा। सो दिस इज द अथॉरिटी कि वर्डप्रेस के अंदर आप कोई चीज ऐड करने जा रहे हैं तो वो किस तरह से ऐड होगी। कोई एक्शन ऐड करने जा रहे हैं तो वो एक्शन किस तरह से ऐड होगा। कॉस्मेटिक्स में करें तो कॉस्मेटिक्स के टेम्पलेट में आके जरा इसको यहाँ पे कमेंट करें, तो यहाँ पे जो वकास और आउटपुट आ रहा है दोनों खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये इस जगह पे इस एक्शन को कॉल कराया हुआ है। डू एक्शन का मतलब है जितनी जितने प्लगइन्स में, जितने थीम्स में, जितनी फाइल्स में किसी भी डेवलपर ने ऐड एक्शन में ये वाला नाम यूज किया हुआ है, वो सारे फंक्शन चला दो, उन सारे फंक्शंस के आउटपुट यहाँ पर दे दो। तो अगर कहीं मुझे लाइफ में जरूरत पड़े, मैं अपनी मर्जी का एक एक्शन जनरेट करना चाहूँ और मैं अपने कोड को स्केलेबल करना चाहूँ ताकि कल को मैं अपने कोड को वर्डप्रेस के ऊपर, वर्डप्रेस.org के ऊपर उसको मैं सबमिट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि दूसरे डेवलपर जो है मेरे कोड की आउटपुट को चेंज कर सकें। जैसे मैं एक प्लगइन क्रिएट करता हूँ और उस प्लगइन के अंदर फंक्शनैलिटी रख देता हूँ, उस प्लगइन की फंक्शनैलिटी लेट सपोज मैं कर देता हूँ जॉब बोर्ड की, कि मैं एक जॉब बोर्ड बना रहा हूँ, कोई भी यूजर आए इसको इंस्टॉल करे, यहाँ पे नई जॉब एंटर करे, उन जॉब्स की जो सीवी सबमिशन फॉर्म बनाए और उसके उसके ऊपर उसका एंड टाइम लगा दे कि जॉब कब तक ओपन है, तो वो जॉब बोर्ड में बना के रख देता हूँ। ठीक है, और कल को कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन उस प्लगइन को यूज करती है, लेकिन उन जॉब बोर्ड के अंदर उनकी अपनी रिक्वायरमेंट है कि जी जॉब बोर्ड के लेफ्ट साइड में हमारा लोगो आना चाहिए। तो क्या करेंगे, वो मेरे प्लगइन फाइल्स के अंदर जाकर चेंज करेंगे? नहीं। अगर तो मैं गंदा डेवलपर हूं तो मैंने वहां पे एक्शन और फिल्टर्स नहीं रखे होंगे, मैंने वो स्पेसिफिक आउटपुट को चेंज करने का कोई एक्शन नहीं रखा होगा। उस बंदे को मजबूरन मेरी टेम्पलेट फाइल्स में जाकर चेंज करना पड़ेगा और उसका सोल्यूशन क्या होगा कि वो मेरे के पूरे पूरे कोड को कॉपी करेगा, उस प्लगइन का नाम चेंज करेगा, उस प्लगइन के फंक्शंस के नाम चेंज करेगा, फिर उसको रीयूज करेगा। ठीक है, अगर मैं अच्छा डेवलपर हूँ तो मैंने इस तरह से एक्शंस और फिल्टर्स की हुक्स रखी होंगी कि जैसे अगर मेरा लोगो प्रिंट होता है तो मैं डू एक्शन यहाँ पे लोगो का एक्शन कॉल कर दूं और अपने कोड में कहीं पे भी एक एक्शन ऐड करके लोगो ऐड कर दूंगा, तो वहां से मेरा लोगो कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा डेवलपर वो भी चेक करेगा, देखेगा हाँ यार लोगो के लिए एक्शन ऐड है, व्हाई नॉट ऐड एक्शन एंड इंसर्ट आवर ओन लोगो, तो वो उसको अपने लोगो से रिप्लेस कर सकता है। एक्शन और फिल्टर्स का ये फायदा है कि यहाँ पे अब ये जो आउटपुट है उसके लिए मुझे यहाँ पे कोड नहीं करना पड़ेगा, मुझे सिंपली ये जो हुक है, ये हुक जिस चीज को कॉल कर रही है उस कॉल को मुझे रिमूव करके अपनी कॉल को ऐड करना। ये प्रोसेस कैसे चलता है इसको देखते हैं। फंक्शन डॉट पीएचपी में मैंने, क्योंकि एक जो आपका डू एक्शन में नेम है इसके साथ आप मल्टीपल एक्शंस लगा सकते हैं। मैंने जैसे ये वाला एक्शन लगाया है, वकास जो प्रिंट करवाया, मैं चाहता हूँ मैं वकास के बाद अली प्रिंट कराऊँ। ठीक है, तो मैं एक एक्शन और अटैच कर देता हूँ। तो यहाँ पे प्रिंट अली का फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, फिर एक फंक्शन और अटैच कर देता हूँ, प्रिंट अहमद बना लेते हैं। एक फंक्शन और अटैच कर देता हूँ, प्रिंट अबू बकर बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, और ये फंक्शन यहाँ पे सारे आप क्रिएट कर दें, फंक्शन प्रिंट अली। ठीक है, और यहाँ पे अली का नेम प्रिंट कर दें। इसी को कॉपी करें, यहाँ पे प्रिंट अहमद, इसको कॉपी करें यहाँ पे लगा दें और यहाँ पे अहमद का नेम कॉल कर लें। और सिंपली ये थर्ड वाला प्रिंट अबू बकर, ये फंक्शन भी आप पिक करें, यहाँ पे आप इसको कॉल कर दें और प्रिंट लगा के यहाँ अबू बकर कॉल कर दें और अब इस पेज को रिफ्रेश करें। वकास, अली
अहमद अबू बकर। मैं चाहता हूँ इनके आगे पीछे ज़रा कोई वो भी आ जाएं, HTML के टैग भी आ जाएं। तो लेट्स ऐड HTML टैग्स। PHP क्लोज करें, PHP ओपन करें, जब भी एक्शन चलेगा तो यहाँ पे S3 के साथ नेम आना चाहिए। सॉरी, अली अहमद वर्कर। सो अब आपकी HTML भी आउटपुट में आ रही है, तीनों आपके S3 आ जाएंगे और ये नेम्स इसी तरह से। जिस डेवलपर ने ये एक्शन क्रिएट किया है उसने एक ऐड एक्शन भी किया हुआ है, वो ऐड एक्शन ये वाली आउटपुट दे रहा है। हमें उस ऐड एक्शन को चेंज करना है, कैसे कर सकते हैं? हाउ विल वी फाइंड कि कहाँ कहाँ पे यूज हुआ है, उसका बेस्ट तरीका क्या है? सबसे बेस्ट तरीका ये तो मैंने खत्म कर दिया, एग्जाम्पल के लिए आपको बताने के लिए समझाने के लिए मैंने यूज किए थे। बेस्ट तरीका क्या है कि इस नेम को पिक करें और यहाँ पे आके आप फाइंड इन फोल्डर लगा दें। कहाँ कहाँ पे इसका यूज हो रहा है, जहां जहां पे ये प्रिंट करवा रहे होंगे वहां डू एक्शन होगा, जहां जहां पे अटैचमेंट हो रही होगी इस एक्शन के साथ किसी फंक्शन की, वहां पे ऐड एक्शन यूज हो रहा होगा। तो हमने अटैचमेंट को चेंज करना है। यहाँ पे अटैच हुआ है रिवाइव ब्लॉग पोस्ट लेआउट, यानी WP कंटेंट थीम फ्रेमवर्क थीम फंक्शंस, उसके अंदर ऐड एक्शन में ये फंक्शन उसने सारा अटैच किया हुआ है। एक जगह यहाँ पे लग रहा है, दूसरा ऐड एक्शन हुआ हुआ है यहाँ पे। ये हमने फंक्शन डॉट पीएचपी में खुद क्रिएट किया हुआ है, प्रिंट अली, प्रिंट अहमद, प्रिंट अबू बकर। इसके अलावा कहीं पे भी यूज नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि पूरे थीम में जो डेवलपर ने खुद एक एक्शन लगाया हुआ वो ये वाला है, ऐड एक्शन रिवाइव ब्लॉग लेआउट। अब रिवाइव ब्लॉग लेआउट के अंदर जब हम आए हैं तो यहाँ पे उसने एक डायरेक्टरी बनाई है, फ्रेमवर्क लेआउट्स कंटेंट, यानी फ्रेमवर्क लेआउट्स कंटेंट। इसके अंदर से गेट थीम मोड रिवाइव ब्लॉग लेआउट, ये गेट थीम मोड चेक करता है कि आपने एडमिन से थीम की फंक्शनैलिटी के अंदर ब्लॉग लेआउट के लिए कौन सा टेम्पलेट पिक किया हुआ है। तो गेट टेम्पलेट पार्ट आगे ये डायरेक्टरी का नाम, यानी इस फोल्डर में जाओ फ्रेमवर्क्स लेआउट्स और कंटेंट में, और उसके अंदर से आप ब्लॉग लेआउट निकाल के लाएं जो कि एडमिन ने सेलेक्ट किया हुआ है सेटिंग्स में। अब ये जो गेट थीम मॉड है ये आपके एडमिन की प्रॉपर्टी जो भी आपने सेट की है उसको चेक करता है। तो अब एडमिन की प्रॉपर्टी को हम जाके चेक कर सकते हैं कि एडमिन ने क्या लगाया हुआ है। यहाँ पे अपीयरेंस में आए, कस्टमाइज में आए, और यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट लेआउट सेट किया होगा। गेट थीम मॉड का फंक्शन ये करता है कि वो पीछे से जो भी सबमिशन है उसको लेके आता है। तो डिजाइन एंड लेआउट, ब्लॉग लेआउट, रिवाइव डिफॉल्ट लेआउट, चार आ रहे हैं। बेसिक लेआउट है, रिवाइव डिफॉल्ट लेआउट है, ग्रिड 2 कॉलम है, ग्रिड 3 कॉलम है। तो वो चारों यहाँ पे दिए हुए हैं, ग्रिड, ग्रिड 2, ग्रिड 3 और कंटेंट रिवाइव। तो यहाँ पे उसने दिया हुआ है रिवाइव डिफॉल्ट लेआउट। अब रिवाइव डिफॉल्ट लेआउट को अगर मैं जरा इंस्पेक्ट करूँ यहाँ से, तो इसकी वैल्यू क्या है जी? वैल्यू रिवाइव है, ठीक है। यानी लेबल रिवाइव डिफॉल्ट लेआउट और वैल्यू रिवाइव है, तो पीछे कंटेंट डैश रिवाइव की फाइल होगी, ये वाली फाइल यूज होगी। तो ये वाली फाइल मेरी यूज हो रही है, इस फाइल के अंदर आके मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, करना चाहूँ तो यहाँ से ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो अब मैं करता क्या हूँ कि अगर तो मैं इसको चाइल्ड थीम में ले जाऊँ, चाइल्ड थीम मैंने बनाया ही नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना करना चाह रहा हूँ कि आर्टिकल के अंदर ये जो इमेज वाला पोर्शन है ये शिफ्ट हो जाए कहाँ पे, मेरे इस पोस्ट डिस्क्रिप्शन के बाद में, यानी जो थंबनेल आ रहा है, ठीक है, ये बाद में चला जाए और दूसरा थंबनेल पहले आ जाए। तो या तो आप यहाँ पे दो फाइलें बना लें और दोनों के लेआउट जो है वो चेंज कर लें। जैसे जैसे कि मैं यहीं पे एक नया लेआउट बनाता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ कंटेंट डैश रिवाइव डैश कॉस्मेटिक्स, ठीक है। और इसी का सारा कोड कॉपी करता हूँ और उसमें ले जाता हूँ। तो यहाँ पे आके मैं चेक करता हूँ लोड डिफॉल्ट इमेज साइज, इमेज डाटा यहाँ से निकल आया, बस इमेज डाटा उसने ले लिया। आर्टिकल का टैग स्टार्ट किया, इफ पोस्ट हैज थंबनेल, एंकर का टैग लगाया, उस एंकर के टैग टैग के अंदर पोस्ट थंबनेल को प्रिंट करवाया, ठीक है। और एल्स के अंदर उसने गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी के प्लेस होल्डर लगा दिया। तो ये सारा कोड मेरी इमेज का है, ठीक है।
उसके बाद ये पोस्ट डेट मंथ वगैरह आ गया। उसके बाद एंट्री हेडर परमालिंक टाइटल, और मेरे पास इसके बाद जो समरी है वो नहीं आ रही, वो कहाँ से आएगी? तो समरी के लिए जरा इस पे एक दफा इंस्पेक्ट करें, कौन सी ऐसी HTML की फील्ड है जहाँ पे मेरा ये डिस्प्ले हो रहा है। एंट्री टाइटल पोस्ट डेट एंट्री एक्सर्प्ट आ रहा है, तो एंट्री एक्सर्प्ट यहाँ पे होगा कहीं ना कहीं। ये एंट्री टाइटल है और परमालिंक और टाइटल, तो एंट्री एक्सर्प्ट जो है वो हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा। तो थीम फंक्शन में आते हैं। जब आपने ये लेआउट को कॉल किया है तो लेट्स डू इट, लेट्स सी इनटू दिस टेम्पलेट अगेन। यहाँ पे आपको मिलना चाहिए ये टाइटल। अच्छा, जरा टाइटल को एक दफा रिमूव करके चेक करते हैं क्या सिचुएशन बनती है। सबसे पहले तो इसको चेक करें ना क्या ये चल भी रहा है कि नहीं। कस्टमाइजेशन आप किसी तरह से होती है, हर थीम के डेवलपर ने डिफरेंट तरीका बनाया होता है, लेकिन अगर आपको चीज़ों को पता है कि मुझे किस तरह से अंदर इंस्पेक्ट करके जाना है तो आप हर थीम को चेंज कर सकते हैं। पहली बात है ये टेम्पलेट ही हमारा रन नहीं हुआ, इसका मतलब है कि ये टेम्पलेट नहीं चल रहा। तो कौन सा टेम्पलेट चल रहा है यहाँ पे आगे चेक करते हैं। इन चारों में से कोई एक फाइल तो हमारी रनिंग में होगी। ग्रिड वाली फाइल हमारी रनिंग में है। आई डोंट नो ये कैसे रनिंग में है, क्योंकि अगर आप एडमिन में देखें तो एडमिन में जो डिफॉल्ट लेआउट है वो ग्रिड नहीं है, वो कंटेंट डैश रिवाइव बनता है। पीछे सेटिंग और है और चल कोई और रहा है, दैट्स स्ट्रेंज। बहरहाल ये ग्रिड चल रहा है तो हम ग्रिड को ही फॉलो करते हैं। ग्रिड के अंदर हमारे पास यहाँ पे एंट्री एक्सर्प्ट ये टेक्स्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो हम जो रिवाइव है उसके अंदर ग्रिड की कॉपी ले जाते हैं, कॉपी करते हैं, और जो कॉस्मेटिक्स में हमने चेंज करना है इसी को कॉपी करके चेंज करते हैं। और कॉस्मेटिक्स में हम चेंज क्या करना चाह रहे हैं कि एंट्री हेडर एंट्री टाइटल और ऊपर ये इमेज जो है वो हमारी आगे चली जाए और जो टेक्स्ट है वो हमारा पीछे आ जाए। तो इस डिव पूरी को उठा के आप यहाँ पर ले जाएं, सेव करें और अब इस पेज को रिफ्रेश करें। अच्छा, इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो फाइल तो ये नहीं चल रही, फाइल तो बाय डिफॉल्ट ये वाली ही चल रही है, और इसमें यहाँ पे एग्जिट हमारा खत्म हो गया तो लेआउट तो हमारा आ जाएगा। लेकिन अब कैसे वर्डप्रेस को कहना है कि भाई ये फाइल ना चलाओ ये वाली फाइल चलाओ? उसके लिए जहाँ पे ये एक्शन चल रहा है थीम फंक्शंस के अंदर, जहाँ ये एक्शन चल रहा है ये वाला एक्शन, उसमें आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, उसको चेंज करने का तरीका क्या है कि आप ऐसा करें कि ये जो एक्शन इस बंदे ने ऐड किया हुआ है इस एक्शन को रिमूव कर दें और इसकी जगह पे अपना एक्शन ऐड कर दें। कैसे? जब आप ऐड एक्शन करते हैं ना तो आपके पास प्रायोरिटी आ जाती है, और उस प्रायोरिटी के मुताबिक आप किसी भी एक्शन के साथ जो फंक्शन लगाते हैं आपके पास ये अथॉरिटी होती है कि आप उसको दूसरे फंक्शन से पहले चलाना चाह रहे हैं बाद में चलाना चाह रहे हैं। जैसे अगर मैं फंक्शन डॉट पी में आता हूँ और ये लेट्स टेस्ट फंक्शन को रन करता हूँ तो लेट्स टेस्ट फंक्शन प्रिंट करवा रहा है वकास। रन करते हैं तो लेट्स टेस्ट फंक्शन के थ्रू मेरा आउटपुट जो डेवलपर ने पहले बनाया हुआ था वो पहले चल रहा है, मेरा आउटपुट उसके बाद आ रहा है। मैं चाहता हूँ मेरा आउटपुट पहले आ जाए, तो अपना आउटपुट पहले लाने के लिए ऐड एक्शन की अगर डेफिनेशन देखें तो उसमें बताया हुआ है कि भाई एक प्रायोरिटी का पैरामीटर है, उस पैरामीटर को अगर तुम वैल्यू कम देते हो तो तुम्हारा एक्शन पहले चल जाएगा। जैसे ये प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट 10 होती है तो मैं प्रायोरिटी अपने वाले एक्शन की ज्यादा करने लगा हूँ, इसकी प्रायोरिटी मैं 9 करने लगा हूँ। जितना आप पीछे जाते जाएंगे जीरो की तरफ प्रायोरिटी ज्यादा होती जाएगी, जितना आप आगे की तरफ जाएंगे प्रायोरिटी कम होती जाएगी। तो जो प्रायोरिटी इस फंक्शन की है उससे ज्यादा
वाली प्रायोरिटी हमें चाहिए, यानी आपकी अगर इसकी प्रायोरिटी 10 है तो हमें 9 चलानी है, इसकी 9 है तो हमें 8 चलानी है। तो मैंने अपनी वाली 9 की है, तो लेट्स सी के वकास पहले आता है। हाँ जी, वकास पहले प्रिंट हो गया और ये बाद में प्रिंट हो रहा है। अब इसका मतलब है कि जब ये प्रिंट हो रहा है, देन आई हैव द लिबर्टी टू रिमूव दिस थिंग, दिस एक्शन जो कि उसने बाइंड किया हुआ अपने कोड में, मैं उसको रिमूव करके अपना एक कस्टम फंक्शन अटैच कर सकता हूँ आउटपुट के लिए। कंसेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आपके अभी तक अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पोस्ट कीजिएगा ताकि मैं दोबारा उनको क्लियर कर सकूं। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? सबको क्लियर है? हमजा, सजावल, मिसबा, आबिद, हुस्ना। तो जब वो ट्राई करेंगे तब क्वेश्चन आएंगे। ठीक हो गया। कब ट्राई करेंगे आप लोग? चलिए। अब जब मेरी प्रायोरिटी 9 है तो मेरे पास एक ऐसा फंक्शन है जो कि किसी और के डेवलपर के ऐड एक्शन को रिमूव कर सकता है। वो कौन सा फंक्शन है? यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखे हैं रिमूव एक्शन। ये जो रिमूव एक्शन का फंक्शन है ये क्या करेगा? किसी और के एडिट एक्शन को खत्म कर सकता है। वो टैग जिसपे, यानी वो एक्शन का नाम जिसपे उसने एक्शन ऐड किया हुआ है, जो फंक्शन उसने लिखा हुआ है, और उसकी प्रायोरिटी जो आप चाह रहे हैं। रिमूव द फंक्शन फ्रॉम अ स्पेसिफाइड एक्शन हुक, जैसे रिमूव फिल्टर, टैग फंक्शन टू रिमूव एंड प्रायोरिटी। सो हम यहाँ पे अपनी वाली जो डेफिनेशन है उसमें हम क्या करते हैं कि पहले तो उसका फंक्शन रिमूव करते हैं जो उसने लगाया हुआ है, रिमूव अंडरस्कोर एक्शन। कहाँ से रिमूव करना है? रिवाइव ब्लॉक लेआउट के टैग में एक एक्शन लगा हुआ है, और उस एक्शन के साथ फंक्शन कौन सा अटैच है वो अभी हमने यहाँ से देखा। थीम फंक्शन की फाइल में ये वाला फंक्शन उसने अटैच किया हुआ है। तो इसको रिमूव करना और इस तरह का अपना कस्टम फंक्शन चलाना है। तो वापस आते हैं अपनी फंक्शन डॉट पीएचपी में, ये वाला रिमूव कर दो। ठीक है, किस प्रायोरिटी पे इसको ऐड किया हुआ है? प्रायोरिटी नंबर 10 पे। उसकी जो डिफॉल्ट प्रायोरिटी है वो 10 है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जब उसने यहाँ पे ऐड एक्शन किया उसने प्रायोरिटी नहीं बताई। अगर प्रायोरिटी ना बताए तो बाय डिफॉल्ट 10 प्रायोरिटी होती है। तो हम अपने इस फंक्शन डॉट पीएचपी में उसका एक्शन रिमूव कर रहे हैं। जब उसका एक्शन रिमूव करेंगे तो हमारे पास फिर ये जो आ रहा है कॉस्मेटिक्स का व्यू, ये नहीं आना चाहिए। रिफ्रेश करते हैं, खत्म हो गया। ठीक है, उसका व्यू खत्म हो गया। मेरा प्रिंट इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने अपना प्रिंट रिमूव कर दिया। अगर मैं यहाँ प्रिंट अपना लगा दूं वकास, तो मेरा नाम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले होता जाएगा। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ उसके लेआउट की जगह मेरा अपना लेआउट है। तो वो लेआउट कैसे आ सकता है? थीम फंक्शन के अंदर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है,
ये वाला, इसी फंक्शन को हम लोग करते हैं कॉपी और फंक्शन डॉट पीएचपी में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये फंक्शन नीचे या ऊपर ऐड कर देते हैं और यहाँ पे करते हैं जी ऐड अंडरस्कोर एक्शन रिवाइव ब्लॉग लेआउट। उसमें किस फंक्शन को ऐड कराना है, इसी फंक्शन को ऐड कराना है, लेकिन इसका नाम यहाँ पे आप लगाते हैं कस्टम, यानी आपका कस्टम फंक्शन है ये। तो यहाँ पे भी आप लगा लें कस्टम। वैसे तो थीम नेम जो भी चाइल्ड थीम का आपका नाम होगा वो आना चाहिए। और आगे प्रायोरिटी जहाँ पे आपने इसको ऐड करना है वो 10 प्रायोरिटी है। इस फंक्शन के अंदर आप जो है वो क्या करना चाह रहे हैं, एक चेक लगाना चाह रहे हैं अगर तो थीम मॉड ब्लॉग लेआउट ही है, और इफ जो कैटेगरी आप चलाने लगे हैं तो आप पेज खोल रहे हैं अगर उसके अंदर कैटेगरी कॉस्मेटिक्स आ रही है तो जो फाइल है दैट शुड बी अ बिट डिफरेंट। ठीक है, एल्स के अंदर हमारे पास जो डिफॉल्ट चल रहा है वही चले, तो एल्स में डिफॉल्ट ले जाएं और इफ वाले पार्ट में आप अपनी जो आपने फाइल बनाई है वो ले जाएं। तो हमारी अपनी फाइल जो हमने क्रिएट की उसका नाम क्या है जी, कंटेंट डैश रिवाइव डैश कॉस्मेटिक्स। ठीक है, तो थीम मॉड को यहाँ से आप खत्म करें। ठीक है, यहाँ पे आप दे दें, यहाँ पे कंटेंट आ रहा है क्योंकि LDIR के अंदर कंटेंट आ रहा है, आगे आपने अगले दो नाम देने हैं जो यहाँ पे है रिवाइव और कॉस्मेटिक्स। रिवाइव डैश कॉस्मेटिक्स। ठीक है, अब इस फंक्शन को रन करते हैं। अब हमारे वाला जो लेआउट है बेसिकली वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि हमारे यहाँ जो इफ इस कैटेगरी है इफ दैट इज वर्किंग और नॉट, यहाँ प्रिंट लगा कर चेक करें पहले कैटेगरी टेम्पलेट जो है वो वर्किंग में आ रहा है। तो यहाँ पे आपका कंडीशनल तो नहीं चल रहा, तो कंडीशनल नहीं चल रहा तो कंडीशनल आपका लगा हुआ है कैटेगरी टेम्पलेट के अंदर। तो दो वजह हो सकती हैं, पहली वजह ये हो सकती है कि उसको ये टेम्पलेट नहीं मिल रहा तो वो उधर दूसरे टेम्पलेट में जा रहा है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि ये जो आपका कॉस्मेटिक्स वाला कैटेगरी प्लग है ये फॉलो अप नहीं हो रहा। तो इफ कंडीशन में फॉल्ट है, उसके अलावा अगर हम चेक करना चाहें कि अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो क्या नीचे वाला जो कोड हमने गेट टेम्पलेट पार्ट का कोड लिखा है इज दैट ट्रू और नॉट। तो मैं कंडीशन की जगह अभी 1 लगा रहा हूँ ताकि इफ इन एनी कंडीशन शुड रन। तो ये तो चल नहीं रहा, क्यों चल नहीं रहा इसको देखना पड़ेगा। अच्छा जी, फंक्शन है ये वाला और कॉपी करते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं, ये फंक्शन है और गेट थीम मॉड रिवाइव ब्लॉग लेआउट। तो पहले तो यहाँ पे आप प्रिंट लगाएं कि ये भी चल रहा है कि नहीं। प्रॉब्लम क्या करें अब, सबसे पहले इस फंक्शन की टेस्टिंग करें, फंक्शन की डिबगिंग करें और यहाँ पर प्रिंट करवाएं एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन इज वर्किंग। वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप नीचे आते जाते हैं जिससे क्लियर होता जाएगा प्रॉब्लम किस स्टेप के ऊपर है। अच्छा जी, एक्सप्रेशन तक चल रहा है यानी ये फंक्शन हमारा काम कर रहा है। डेट थीम मॉड का सबसे यार गेट थीम मॉड का आउटपुट लेते हैं। गेट थीम मॉड का आउटपुट बिल्कुल 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा एल्स पार्ट जो है वो यहाँ पे रन हो रहा है। ठीक हो गया, तो अगर एल्स पार्ट रन हो रहा है तो हमें ये कंडीशन इफ इज कैटेगरी और यहाँ पे कैटेगरी के अंदर हम डाल देंगे कॉस्मेटिक्स, इसको एल्स पार्ट में लेके जाना है क्योंकि ऊपर वाली इफ तो हमारा चल ही नहीं रहा, तो ये चेक हमारा फेल ही रहेगा हर दफ़ा। तो इसको आप उठा के एल्स में ले जाएंगे, ये रहने दें यहीं पे, तो यहाँ पे लगाएं कंडीशन पहले पार्ट की इफ
अगर इफ ट्रू होगा तो बाय डिफॉल्ट ये चलेगा, नहीं तो ये तो चलेगा ही चलेगा। अगर इफ ट्रू होगा तो ये चल जाएगा, और उसके बाद फिर एल्स के अंदर ये चल जाएगा। ठीक है, पहले यहाँ पे प्रिंट लगाएं, यस इट्स कॉस्मेटिक्स। ठीक है, कॉस्मेटिक्स यानी कैटेगरी हमारी एग्जैक्ट हो गई, तो ऊपर कॉस्मेटिक्स आ रहा है तो उसने इस कंडीशन को ट्रू कर दी कि कॉस्मेटिक्स का ही हमारे पास लेआउट है। तो उस कॉस्मेटिक्स के लेआउट में हम अपना रिवाइव कॉस्मेटिक्स का जो हमने अपना लेआउट बनाया जिसमें पिक्चर को राइट साइड पे किया वो चलाना चाह रहे हैं। अब इसके हवाले से हमारी पिक्चर जो है वो राइट पे आ गई है और ये ह्यूगो बॉस है वो लेफ्ट पे आ गया। थोड़ा सा आपकी स्टाइलिंग में फ़र्क है। स्टाइलिंग में क्या फ़र्क हो सकता है, आपके जो ये कॉलम 8 है और ये 4 है, उसको आप चेंज करना है यहाँ पे जाके। यहाँ पे आपके पास 8 है, इसको 4 करना है और उसको 8 करना है। ठीक है, रिफ्रेश करें। सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन अचीव विद द कस्टमाइजेशन। और अभी आपने क्या किया है कि कस्टम पोस्ट टाइप बना के और उसकी डिफरेंट कैटेगरीज ऐड करके उनके आर्काइव टेम्पलेट जनरेट करवा लिए। यानी कि अब कल को कोई भी क्लाइंट आपको कहता है कि जी मेरी एक कस्टम शॉप है और उसके अंदर मेरी ये चीज़ें हैं जिनका मुझे डाटा रखवाना है। जैसे आई यूज टू रिमेम्बर कि मेरे पास एक क्लाइंट आया था, अ, लाहौर में था और उसमें उर्दू बाज़ार का क्लाइंट था, एंड दे केम अप टू आवर ऑफिस एंड दे टोल्ड अस कि हमारी ये रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास हर क्लास मत का ना एक सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट मतलब जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अप टू मैट्रिक 10 क्लासें हैं, उनके डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, तो हम चाह रहे हैं कि उनकी उनके कोर्सेज जनरेट करवा लें। ठीक है, तो अपने हमें अपने सिस्टम के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है जहाँ पे हम हर क्लास का कोर्स जो है डिज़ाइन करें और हर कोर्स के साथ उसकी बुक को अटैच करें और फिर उसके साथ साथ हमारा स्टॉक भी मैनेज हो। तो एक कस्टम वेबसाइट उनको चाहिए थी जो इनका सारा काम ही करती। कोई भी बच्चा आता और वो वेबसाइट पे आके सर्च आउट कर लेता कि उसका रिक्वायर्ड कोर्स अवेलेबल है उनकी शॉप पे, तो वो उनको या तो मैनुअल ऑर्डर कर दे या वेबसाइट पे ऑर्डर कर दे। तो वहाँ पे कैटेगराइजेशन और कस्टम पोस्ट ऐप रिक्वायर्ड थी। तो अगर अब उस प्रोसेस को मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, यानी कि आपको क्रिएट करना है, एक ऐसी वेबसाइट बनानी है जिसके अंदर आपके पास मल्टीपल क्लासेस हैं और हर क्लासेस के अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं और हर सब्जेक्ट की कोई ना कोई स्पेसिफिक बुक है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपकी कंटेंट कैटेगराइजेशन होगी। पहले आपकी क्लास की टाइप्स आएंगी, आपके पास 10 क्लासेस हैं और हर क्लास के अंदर आपके पास जो है उसके सब्जेक्ट्स आ रहे होंगे और हर सब्जेक्ट के अंदर आगे आपके पास उसकी बुक आ रही होगी। तो वो डाटा आपको स्टोर करना है। तो आई होप सो कि अभी इस प्रोसेस के थ्रू जो हमने बनाया है यू कैन अचीव अ लॉट। आप यानी कस्टम पोस्ट टाइप बनाएं बुक्स की, उसमें सारी बुक स्टोर करें। कस्टम पोस्ट टाइप बनाएं क्लासेस की, उसमें सारी क्लासेस स्टोर करें। कस्टम पोस्ट टाइप बनाएं सब्जेक्ट्स की, उसमें सारे सब्जेक्ट स्टोर करें, केमिस्ट्री फिजिक्स बायो मैथ इंग्लिश उर्दू और फारसी और पंजाबी वट एवर ऑल द बुक्स आर। और उसके बाद उनकी एंटिटीज को लिंक करते जाएं, कौन सी एंटिटी किसके साथ लिंक्ड है। ठीक है, तो लेट सपोज कि हमें कॉस्मेटिक्स के साथ साथ अब एक और चीज़ शो करवानी है। क्या शो करवाना है, उसकी प्राइस शो करवानी है। ठीक है, तो अगर बुक्स के हवाले से ये बात की जाए तो बुक्स की प्रोडक्ट के अंदर भी बुक्स की प्राइस आएंगी, तो आपको वो शो करवानी है। इसी तरह से कॉस्मेटिक्स में इसकी प्राइस शो करवानी है। तो कैसे शो करवाएंगे, उसके लिए हमारे पास कोई ना कोई एडमिन कहता है कि कोई स्पेसिफिक फील्ड हो जहाँ पे आप डाटा एंटर करें और वो डाटा आप डिस्प्ले करवा लें कहीं पे भी। ठीक है, तो वैसे तो जो मेरा एक्सपीरियंस सियालकोट का 3 साल का, पिछले 3 साल में मैंने ये देखा है जितने क्लाइंट्स हैं जो कि वेबसाइट चाह रहे होते हैं एक्सपोर्ट्स की, दे जस्ट वांट अ वेबसाइट जहाँ पे उनकी कैटलॉग जो है वो शो हो रही हो, प्राइस ना हो रही हो। उस वाले से ये वेबसाइट ओके है कि आपने मतलब बॉक्सिंग की, ग्लव्स की और कोई और आपका जो टाइप है प्रोडक्ट जो आप एक्सपोर्ट करते हैं उसकी आपने कैटेगरी जनरेट करवा ली, प्रोडक्ट्स की आपने पिक्चर्स ऐड कर ली। यहाँ पे आपने नीचे साथ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, तो हर पेज के नीचे आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फुटर में जाके आप एक ब्लॉक ऐड कर लें। हर पेज में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपकी लोड हो जाएगी, तो ये वेबसाइट आपकी एक्सपोर्ट की साइट के लिए रेडी है। दूसरा, थोड़ी सी एसईओ आपने करनी है तो उसके लिए आप डिफरेंट प्लगइन्स यूज़ कर सकते हैं। योस्ट एसईओ का प्लगइन यूज़ कर लें, वो आपको प्रो फीचर्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली बता देता है कि एसईओ में क्या क्या चीज़ों की कमी है, मेटा टैग्स कहाँ पे मिस हैं, हेडिंग्स का इशू कहाँ पे है और यूआरएल्स का इशू कहाँ पे है, वो आपके लिए सारा कुछ फिक्स कर देता है या आपको सजेस्ट कर देता है कि आप स्ट्रक्चर को चेंज कर लें। तो उस हवाले से तो दिस वेबसाइट इज़ ओके। लेकिन अगर कोई मैनेजमेंट सिस्टम छोटा मोटा आ जाए, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि कोर्सेज की सिलेक्शन हो,
उनके आर्काइव्स हो, कोर्स पे क्लिक करें, आप 9th क्लास का कोर्स पिक करें तो एक ऐसा पेज ओपन हो जिसमें 9th की पूरी बुक शो हो रही हो। ठीक है, आप 10th क्लास का कोर्स पिक करें तो 10th की पूरी बुक शो हो रही हो। इस तरह की मुझे अगर कोई चीज़ चाहिए तो वो मैं अब कैसे बना सकता हूँ। और स्पेशली अगर उसके ऊपर मुझे कोई कस्टम डाटा शो करवाना है, जैसे यही बात कर रहा हूँ कि मुझे कोई टैग शो करवाना है, मुझे कोई प्राइस शो करवानी है, कोई ब्रांड शो करवाना है, नीचे वेंडर नेम देना है, तो वो सारा कुछ मैं कैसे कर सकता हूँ। लास्ट टाइम हमने उसको अचीव किया था कस्टम फील्ड के थ्रू के एडमिन में जाके हमने जो है कस्टम फील्ड ऐड की थी। उस जैसे इस प्रोडक्ट को एडिट करता हूँ तो यहाँ पे अगर तो हमने ड्यूरिंग क्रिएशन ऑफ दिस कस्टम पोस्ट टाइप अगर हमने उसमें ऑप्शन दी है कस्टम फील्ड्स की, तो यहाँ पे कस्टम फील्ड्स की सेटिंग आ रही होगी। अगर नहीं दी है तो नहीं आएगी। जैसे सीपीटी यूआई में जाता हूँ और ऐड एडिट पोस्ट टाइप करता हूँ, एडिट पोस्ट टाइप में जाता हूँ और यहाँ पे जाके चेक करता हूँ कि कस्टम फील्ड की ऑप्शन अवेलेबल है इस कस्टम पोस्ट टाइप को या नहीं। तो ये कस्टम फील्ड है, इसको ट्रू किया, सेव कर दिया पोस्ट टाइप को, प्रोडक्ट्स में गए, एडिट किया, अब आपके पास कस्टम फील्ड आ गई। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि प्लगइन्स में जाके अब इस तरीके से आप सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट फील्ड एंटर कर सकते हैं। जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट फील्ड मिल सकती है और कुछ नहीं मिलेगा। और एडमिन यहाँ से एंटर करेगा, आप कोड करके जाके गेट पोस्ट मेटा का फंक्शन लगा के वहाँ से इस प्रोडक्ट को डिस्प्ले करवा सकते हैं। अगर इसके अलावा आपको ड्रॉप डाउन चाहिए, आपको रेडियो बटन चाहिए, चेक बॉक्स चाहिए किसी भी जगह के ऊपर, और आप चाहते हैं कि एडमिन उस चेक बॉक्स को चेक करे, यानी कि 4 कलर्स हैं हुगो बॉस के अंदर और उसके अंदर रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, वाइट है, तो आप उसमें से चेक बॉक्स में पिक कर लें कि कलर कौन सा है और इस जो बॉटल है इसका साइज 500 ml है, 300 ml है या 1000 ml है, साइज पिक कर लें। तो ये सारी चीज़ें आपको ऐड करनी है तो वो ऑप्शन तो आपको एडमिन को देनी पड़ेंगी। तो उसके लिए आपके पास ये चीज़ जो है वो सूटेबल नहीं है। और उसके लिए आपके पास एक प्लगइन है, प्लगइन का नाम है एडवांस कस्टम फील्ड। अगर आप एडवांस कस्टम फील्ड का प्लगइन यूज़ कर लेते हैं तो आप एडमिन को सारी फैसिलिटी दे सकते हैं कि अपनी मर्जी से अपनी कस्टम इन्फॉर्मेशन एंटर कर ले और आप लेटर ऑन उसको शो करवा दें पेज के ऊपर। एसीएफ, तो एसीएफ का जो प्लगइन है ये एडवांस कस्टम फील्ड, ग्रीन कलर का इसका लेआउट है, 1 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉल है। इसको इंस्टॉल करें। बहुत ही कुछ चीता किस्म का डेवलपर है लियट कॉन्डॉन जिसने इसको बनाया है। बहुत मजेदार लगेगा। एक्टिवेट करके अभी आपको चेक करवाता हूँ इसमें क्या क्या फंक्शनैलिटीज है। अच्छा जी, कस्टम फील्ड्स में जाते हैं और फील्ड ग्रुप्स आते हैं। इसके अंदर कस्टम फील्ड के प्लगइन से ये मेन्यू आ जाएगा। इसमें जाते हैं तो आप फील्ड ग्रुप बना सकते हैं और फील्ड के ग्रुप के अंदर आप मल्टीपल फील्ड्स रखेंगे और ये बता देंगे कि ये फील्ड कहाँ पे शो होनी चाहिए। जैसे ऐड न्यू करता हूँ मैं, एक फील्ड ग्रुप एंटर करते हैं, उसका नाम रखते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट फील्ड जो कि प्रोडक्ट के पेज पे आएंगी। उसमें आप एक फील्ड एंटर करना चाह रहे हैं जहाँ पे आप सबसे पहले प्राइस लाना चाहते हैं। फील्ड लेबल होगा प्राइस और फील्ड डेटाबेस नाम जो डीबी में जाएगा वो होगा प्राइस। फील्ड वैल्यू होगी टेक्स्ट टाइप की। इंस्ट्रक्शन होगी प्लीज एंटर प्राइस हेयर। और रिक्वायर्ड है या नहीं, एडमिन जब प्रोडक्ट की एंट्री करे तो ये लाजमी दे। मैं कहता हूँ ये लाजमी दे। डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर किसी की नहीं है तो दैट शुड बी 100। और प्लेस होल्डर टेक्स्ट प्रीपेंड, इससे पहले डॉलर का साइन आ जाए। ठीक है। और करेक्टर लिमिट कोई है नहीं, कंडीशनल लॉजिक कोई नहीं है। अब नीचे ये है कि ये किस पोस्ट टाइप पे शो होनी चाहिए। अगर आप पोस्ट पे रखेंगे तो पोस्ट पे शो हो जाएगी। अगर आपने मल्टीपल पोस्ट टाइप पे शो करवाना है मल्टीपल पे शो हो जाएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट पे शो करवाना चाह रहे हैं तो प्रोडक्ट पिक करेंगे और इसको अब आप सेव कर देंगे। ठीक है, सो इसको पब्लिश कर दें। तो अब आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट्स में जाके ऐड न्यू प्रोडक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट की फील्ड आ रही है जहाँ पे $100 आप प्राइस एंटर कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट की।
बाय डिफ़ॉल्ट 100 है, आप इसे अबव करना चाहें कर लें। तो मैं करता हूँ ब्लू फॉर मैन। ठीक है, और इसकी प्राइस लेट्स सपोज हम कर देते हैं $170, और ये कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट है, उसकी पिक्चर हमें चाहिए। लेट्स सपोज हम ये पिक्चर ले लेते हैं। और उसको यहाँ फीचर्ड इमेज में हम ऐड कर देते हैं। पब्लिश करें। ये आपकी प्रोडक्ट जो है वो एंटर हो गई, और सिंगल पेज पे देखेंगे इसकी प्राइस नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि आपने जो एंट्री की है डाटा, वो सिर्फ डेटाबेस में स्टोर हुआ है। एसीएफ आपको सिर्फ इनेबल करता है कि आप कस्टम जो है डाटा एंटर कर लें एडमिन की स्क्रीन के ऊपर, लेकिन क्लाइंट साइड पे उसको शो करवाने के लिए एसीएफ की अपनी एपीआई है। एसीएफ की जो एपीआई है, डॉक्यूमेंटेशन में जाकर देखते हैं कि कौन सा ऐसा फंक्शन है। जिस तरह वर्डप्रेस में कस्टम फील्ड का अगर आपको डाटा लेना है तो आप गेट पोस्ट मेटा करते हैं। एसीएफ का जो डाटा है वो गेट फील्ड से होता है। तो गेटिंग स्टार्टेड, ये इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन है। और गेटिंग स्टार्टेड में इनपुट टाइप टेक्स्ट, और टेक्स्ट की वैल्यू आपने एंटर कर दी। अब आप अगर इस टेक्स्ट को शो करवाना चाह रहे हैं तो आप सिर्फ इसको कॉपी करें। H2 आपने लगाना आपकी मर्जी, नहीं लगाना चाह रहे तब भी आपकी मर्जी, कॉपी करें। और ये आपकी वो की है जो आपकी वो वैल्यू देगी उस स्पेसिफिक फील्ड की जो आपने उस प्रोडक्ट के साथ एंटर करवाई है। तो हमारे पास कॉस्मेटिक्स के लिए ये वाला चल रहा है व्यू, और कॉस्मेटिक्स के लिए हमें पता है कि हमारे पास एंट्री एक्सेप्ट के नीचे हमें एंटर करवानी है प्राइस। तो यहाँ पे H2 और यहाँ पे अपनी प्राइस की दे दें। इट विल सिंपली, क्योंकि एसीएफ का प्लगइन एक्टिवेटेड है, द फील्ड का फंक्शन ऑटोमेटिकली एसीएफ के फंक्शन को कॉल कराएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डेफिनेशन आ रही है डब्ल्यूपी कंटेंट में प्लगइन्स में एडवांस कस्टम फील्ड के अंदर इंक्लूड्स एपीआई टेम्पलेट में ये फंक्शन डिफाइंड है द फील्ड। उसको आपने सिर्फ की पास की है, तो वो जिस भी पोस्ट का डाटा शो करवाएगा उसके अंदर की चेक करेगा। अगर तो की वहां पे एग्जिस्ट करी होगी तो उसकी प्राइस को डिस्प्ले करवा देगा। बाय डिफॉल्ट किसी के लिए भी $100 आएगी अगर आपने उसकी एंट्री की हुई है, नहीं तो जो आप यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहे हैं वो आ जाएगी। अब वो एंट्री टाइम अपेंड जो है था आपका, या जो आपने वहाँ पे डॉलर साइन देखा था, अ, जो आपने प्राइस से पहले जो लिखा हुआ था सफिक्स प्रीफिक्स जो लिखा हुआ था, वो यहाँ पे तो नहीं आ रहा। तो यहाँ पे वो प्रीफिक्स अगर आपको चाहिए तो आप उसको मैनुअली एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे डॉलर साइन आप खुद लगा लें, थोड़ी स्पेस दे दें। तो $170 यहाँ पे डॉलर साइन आ रहा है, इसके साथ प्राइस नहीं आ रही। सो उसका क्या सोल्यूशन है कि द फील्ड आपके पास जो डाटा दे रही है, आप सिर्फ इसको जाके इस प्रोडक्ट को एक दफ़ा रीसबमिट कर दें। ह्यूगो बॉस की प्राइस को यहाँ पे अपडेट कर दें ताकि आपकी प्राइस वहाँ पे शो हो जाए। $100 ही रहने दें, अपडेट कर दें और रिफ्रेश करें पेज को। तो ये $100 आ गई है, ये $170 आ गई। इसके अलावा अगर आपको एडमिन को कुछ और कंट्रोल्स देने हैं, एडवांस कस्टम फील्ड के थ्रू आपको ड्रॉप डाउन देनी है,
आपको चेक बॉक्सेस देने हैं, कोई भी चीज़ देनी है, आप वहाँ पे पुट करके यहाँ पे उसका रिजल्ट फच कर सकते हैं। और ये जो आपके पास प्राइस शो हो रही है, क्योंकि हमने सिर्फ स्पेसिफिक टेम्पलेट में जो कि हमारी कैटेगरी के अंदर यूज हो रहा था उसमें किया है। अगर आप सिंगल पेज पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको दोबारा ये लाइन लिखनी पड़ेगी, द टाइटल वाली, द फील्ड वाली। ये लाइन यहाँ से आप कॉपी करें, और आपको पता है कि ये लाइन आपके पास आती है सिंगल, जो आपकी फाइल है उस फाइल के अंदर आपकी ये लाइन आएगी, आफ्टर दिस सिंगल टेम्पलेट। तो आप कंटेंट में जाके इसको ऐड कर लें, या सिंगल आगे कस्टम पोस्ट टाइप का अलग बना लें, क्योंकि अगर आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये हर जगह पे आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपकी सिंगल की फाइल के अंदर टेम्पलेट यूज हो रहा है कंटेंट डैश सिंगल। तो मॉड्यूल्स में आपके पास पड़ा है जी कंटेंट डैश सिंगल। तो अगर आप यहाँ पे जाकर लगाएंगे तो ये हर जगह पे आपको डिस्प्ले करना शुरू कर देगा जो आपका डॉलर साइन है। तो हम नहीं चाहते कि डॉलर साइन हर जगह पे आए। वैसे तो आप यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो इनकी प्राइसेस तो शो हो जाएंगी यहाँ पे, लेकिन इसके साथ साथ पोस्ट के पेज के ऊपर भी डॉलर का साइन आना शुरू हो जाएगा। जैसे किसी भी पोस्ट पर अगर हम जाते हैं, या हेलो वर्ल्ड का जो कमेंट है, यहाँ से बाय डिफॉल्ट हेलो वर्ल्ड की पोस्ट है, इस पर जाते हैं तो यहाँ पे भी नीचे डॉलर साइन आना शुरू हो जाएगा। तो उसका बेहतर हल ये होता है कि आप सिंगल डैश स्लग की फाइल बनाएं, जो उस कस्टम पोस्ट टाइप का स्लग है, और उसके बाद उसके कंटेंट में आप अपना फंक्शन कॉल करा दें। तो आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे। अगर आपका इस सारे लेक्चर में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि इससे बेहतर कस्टमाइजेशन की जो चीज़ें हैं वो आपको इंटरनेट पे इतनी आसानी से मिल जाएंगी, इतनी आसानी से मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर स्टिल आपको लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको नहीं समझ आई आज के लेक्चर में, पिछले लेक्चर में, उससे पिछले लेक्चर में, तो आप मुझे नोट डाउन करवा सकते हैं ताकि हम उनको रिपीट कर लें। तो किसी का क्वेश्चन है राइट नाउ तो यू कैन टेल मी। हमजा एक काम कीजिएगा, आप ना अपना जो आपका अपवर्क का यूज़र नेम और पासवर्ड है काइंडली वो मेरे साथ शेयर कीजिएगा इन प्राइवेट मैसेज। और वो आपका जो सिक्योरिटी जो की है उसका जो भी आंसर है वो भी शेयर कर दीजिएगा। अब मतलब मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा हम लोग जो है वर्डप्रेस से रिलेटेड जॉब्स देखें अपवर्क के ऊपर, और प्रपोजल उसके ऊपर एक अच्छा प्रपोजल कैसे लिख सकते हैं वो सीखें, और जॉब्स के ऊपर अप्लाई करें। जितना हमने सीख लिया इट इज़ मोर देन इनफ। अभी हमारा सिर्फ वो कॉमर्स और छोटी मोटी वो कॉमर्स की जो कस्टमाइजेशन करनी पड़ती है उससे रिलेटेड एक दो लेक्चर हैं, इंशाल्लाह वो भी जल्दी कवर हो जाएंगे। So you guys should focus more over your freelance profiles, Fiverr gigs, Upwork profile, proposal submission, freelancer proposal submission, freelancer के ऊपर जो छोटे मोटे scams हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है उसके ऊपर बात करूंगा। और पीपल पर आवर के ऊपर जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ऑफर्स की डिस्कशन है, ऑफर्स कैसे बना सकते हैं, और उस पर प्रपोजल भेजने का क्या तरीकेकार है, माइलस्टोन्स कैसे ऐड करने हैं, वी विल टॉक अबाउट दोस थिंग्स। तो ये महीना जो है हमारा पूरा इंशाल्लाह वो हमारा फोकस होना चाहिए अर्निंग के ऊपर, ताकि वी कैन डू आवर बेस्ट एंड अर्न द वे वी कैन। ईजी है मुश्किल है जो भी है, हम वी हैव टू डू इट नाउ। सो हमजा अपना जो है जो प्रोफाइल जो पासवर्ड है काइंडली मेरे साथ शेयर कर देना आप। तो आपकी जो प्रोफाइल है वो चेक भी हो जाएगी, और साथ साथ मैं बच्चों को डेमो भी दे दूंगा उसके ऊपर। तो किसी का क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी। आई एम वेटिंग फॉर योर feedback or input or questions, so let me know.
कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, अब अगर मैं आपसे बोलूँगी एक सिस्टम क्रिएट करना है जिसके अंदर आपको एक जैसे कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम आपको बनाना है वर्डप्रेस के अंदर, और उसके लिए आपके पास आपको मतलब 1 से लेकर 10 तक क्लासेस हैं, और उनकी बुक्स को मैनेज करना है और उनके कोर्स को मैनेज करना है और सारे कंटेंट को कैटेगराइज करना है, और वो मैं अगर 9th क्लास पे क्लिक करूँ तो 9th क्लास के सारे का सारा जो है वो बुक्स आ जाए मेरे पास, और अगर मैं केमिस्ट्री पे क्लिक करूँ तो मेरे पास सारी केमिस्ट्री की बुक्स आ जाए। ठीक है, तो यू कैन मेक दैट थिंग। मेरा ख्याल है कि मैक्सिमम 3 से 4 घंटे का काम है ये सारा। तो क्या आप लोग कर लेंगे अब वो? अगर आपके कोई पॉसिबल क्वेश्चन है उसमें से तो थ्रो आउट करें, सो वी कैन डिस्कस देम। यानी कि एक सिस्टम हमें क्रिएट करना है जहाँ पे हमारे पास जो है वो एक सिस्टम क्रिएट करना है जहाँ पे हमारे पास क्लासेस हैं 1 to 10। ठीक है, और उन क्लासेस का कोर्स होगा 1 to 10, और हर कोर्स के अंदर सब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, 1 to 10, और हर सब्जेक्ट की बुक्स होंगी 1 to 10। सो इफ आई ओपन द क्लास पेज, वहाँ पे मेरे पास 1 से लेके 10 तक जो है वो डिफरेंट डिव्स आ रही हूँ। अगर मैं क्लास 9 पे क्लिक करता हूँ तो क्लास 9 के कोर्सेज शो हो जाए। क्लास 9 के कोर्सेज को अगर मैं पिक करता हूँ तो मेरे पास उसके सब्जेक्ट्स आ जाएं, और सब्जेक्ट्स को पिक करता हूँ तो बुक्स आ जाएं। इस तरह से मुझे एक चाहिए तरतीब। तो क्या आप लोग कर सकते हैं वो? चले, फिर आपका ये काम है कि इस वीकेंड तक आप लोगों ने मुझे असाइनमेंट देनी है जिसके अंदर आप ये इस तरह सिस्टम बनाएंगे। आप कोई भी वर्डप्रेस का थीम यूज़ कर लें अपनी मर्जी का, चाहे ये थीम जो मैंने यूज़ किया है रिवाइव थीम, आप ये थीम यूज़ कर लें। आपने ये डिफरेंट कस्टम पोस्ट टाइप्स बनानी है, डाटा एंटर करना है, और आपने टेम्पलेट्स बनाने हैं जिनके अंदर आप क्लासेस के टेम्पलेट में जाएं तो डाटाबेस से सारे कोर्सेज आ रहे हों, उन कोर्सेज की पिक्चर्स आ रही हों। उन कोर्सेज पर क्लिक करें तो आप सब्जेक्ट्स पे चला जाएं और उस कोर्सेज से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स आ रहे हो। किसी भी सब्जेक्ट पे जाएं तो सब्जेक्ट के रिलेटेड जो बुक आ रही है वो डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, ये आपने फ्लो क्रिएट करना है। मेरा ख्याल है मैक्सिमम ये 5-6 घंटे का काम है अगर आप इसकी कस्टमाइजेशन भी कर लें। फ्लो इस तरह से होना चाहिए, अगर मैं कोर्सेज पे क्लिक करूँ तो सारे कोर्सेज आ जाएं जिस तरह मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। कोर्सेज पे क्लिक करूँ कोर्सेज आ जाएं, बुक्स पे क्लिक करूँ बुक्सेज आ जाएं, और यहाँ पे क्लासेस पे क्लिक करूँ तो क्लासेस आ जाएं। सेकेंडली, अगर मैं क्लासेस के पेज पे आ गया हूँ तो क्लासेस के पेज पे आगे मुझे कोर्सेज मिलेंगे। कोर्सेज पे क्लिक करूंगा तो आगे मुझे मिल जाएंगे सब्जेक्ट्स, और सब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा तो आगे मुझे सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक मिल जाएगी उसी क्लास की जिस क्लास की बुक मैं देखने आया हूँ। जैसे क्लास अगर मैं 9 पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, मैंने 9 पे क्लिक किया तो 9 क्लास का ही मुझे कोर्स मिलेगा।
और फिर 9 क्लास के कोर्स के सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। उस सब्जेक्ट्स में मैंने केमिस्ट्री पे क्लिक किया तो 9 की बुक मिल जाएगी, जो कि केमिस्ट्री की बुक होगी। ठीक है, इस तरह से मुझे फ्लो चाहिए। समझ आ रही है, क्लियर है ये चीज़? अब 3 to 4 पेजेस का ये सारा सिस्टम है। बाकी क्लास शुरू होने के कुछ अरसे बाद जो है, टाइम के बाद व्यूज जो है वो कम होना शुरू हो जाते हैं। जब व्यूज कम हो जाते हैं उसकी रीजन आई डोंट नो, पर्टिकुलर रीजन क्या है। लेकिन अगर एट सम पॉइंट आपको लगता है कि शायद लेक्चर टफ है या मैं डिलीवर सही नहीं कर पा रहा आपको, तो आप कम्युनिकेट करें मेरे साथ कि सर यहाँ पे इशू है, ये इस चीज़ की मुझे समझ नहीं आई, इस वजह से मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ या मैं इसको नहीं ले रहा, या मेरा इंटरनेट का इशू है। तो ये ड्यूरिंग द लेक्चर अगर आप ऑनलाइन नहीं रहेंगे तो बाद में तो आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो टाइम पे आप लेक्चर अगर लेंगे साथ साथ, ऐसा नहीं है 15 मिनट देखा और अगर आपको नहीं समझ आती किसी पॉइंट की तो आप मुझे पूछेंगे सर ये पॉइंट नहीं समझ आ रहा, ताकि वो जहां से जिस रूट से उसको स्टार्ट किया है वहां मैं उसको कवर कर सकूं। चलो ठीक है, इंशाल्लाह फिर आपसे गपशप होती है कल। किसी का क्वेश्चन हुआ, कुछ चीज़ आपने पूछनी है तो लेट मी नो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।